हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बोनेस तारदेस, गुड इवनिंग फ्रॉम बार्सिलोना, स्पेन। मैं सबसे पहले थैंक यू करता हूँ मादुद्दीन का। इन्होंने मुझसे कुछ दिन पहले कांटेक्ट किया था कि मेरे पास कुछ कम्युनिटी है, तो उनकी हेल्प आउट हो जाएगा उनका, कि अगर आप ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने कहा यार क्यों नहीं, बेसिक पर्पस तो लोगों का हेल्प आउट करना ही है। बेसिकली मैं बिहाड़ी से हूँ। आप लोगों को शायद कुछ लोगों को ना पता हो बिहाड़ी कहाँ पे है। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है नियर टू मुल्तान। सो बेसिकली मैं 3 साल पहले यहाँ पे आया था ऑन मास्टर्स। 2 साल का मेरा मास्टर्स था जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया 2022 के अंदर, अक्टूबर के अंदर। तो अभी मैं जॉब सर्च वीज़ा के ऊपर हूँ। 2 साल का मेरा जॉब सर्च वीज़ा है। सो मैं व्लॉगिंग करता हूँ बेसिकली। तो मे भी कुछ लोग मुझे जानते हों, कुछ लोग ना जानते हों। हम दो यूट्यूबर हैं स्पेन के अंदर जो मतलब के स्टूडेंट से रिलेटेड कंटेंट जनरेट करते हैं। तो बेसिक पर्पस यही है कि लोगों की हेल्प आउट की जाए, जितना हो सके उतना उन लोगों को मतलब कि कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि जब मैं यहाँ पे स्पेन में आया था तो उस वक्त कोई इन्फो नहीं थी। तकरीबन 2020 में मेरा वीज़ा लगा था, तो उस वक्त तकरीबन एक वाहिद मैं ही था जिसका वीज़ा लगा था 2020 के अंदर। ठीक है। तो मैंने ये देखा कि ये काफ़ी गैप है लोगों के अंदर, के लोगों को नहीं पता। क्योंकि जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था उस वक्त मुझे भी कुछ नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो कंसल्टेंट्स के पास धक्के खाने के बाद, कंसल्टेंट्स को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो आने के बाद मैंने फिर थोड़ा सा इसकी तरफ रुझान दिया, मतलब कि मैं थोड़ा सा कंटेंट जनरेट करूं लोगों के लिए जो कि स्पेन आना चाहते हैं। क्योंकि कंसल्टेंट्स भी इसमें हेल्प आउट नहीं करते क्योंकि उनको यहाँ से कमीशन नहीं मिलता। तो बेसिक पर्पज ये है कि उनको कमीशन नहीं मिलता, जिस बेसिस पे वो स्पेन की मतलब कि जो फाइल है वो रिसीव ही नहीं करते। और बाकी उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है इस चीज़ के अंदर, स्पेन के अंदर। तो बेसिकली हमारे आज के सेशन का यही मतलब है कि आप लोगों को एज मच एज मतलब कि जितना भी हो सके आप लोगों को इन्फो प्रोवाइड की जा सके कि आप लोग किस तरह बगैर कंसल्टेंट के यहाँ पे स्पेन में आ सकते हैं। क्योंकि मैं भी बगैर कंसल्टेंट के आया था, मैं भी, अमादुद्दीन भाई भी बगैर कंसल्टेंट के ही यहाँ पे आए हैं। तो और बेसिकली और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अब बगैर कंसल्टेंट्स के यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ स्पेन स्टूडेंट वीज़े का, थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ। के फॉर एग्जांपल जो लोग बैचलर करना चाहते हैं या जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर लेता हूँ अपने उसके साथ बैचलर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके बारे में। बेसिकली ना यहाँ पे बैचलर का जो सीन है, बैचलर का ये सीन है कि अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए ना आपको एक होमोलोगासियन करवानी पड़ती है। होमोलोगेशन कह लें उसको इंग्लिश के अंदर, होमोलोगेशन करवानी पड़ती है, जिसका ना प्रोसेस काफ़ी लंबा है। होमोलोगेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी एफएससी की जो डिग्री होती है पाकिस्तान में, जो आप लोगों ने एफएससी किया होता है, उसको आप लोगों ने इक्वल करवाना होता है स्पेनिश, जो स्पेनिश है ना एजुकेशन सिस्टम, उसके तहत आपको ना उसके इक्वल करना होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, मगर ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है। जिसकी यही वजह है कि मैं बैचलर के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो साल भी लग जाता है, टाइम भी लग जाता है, और आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मतलब के एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। और आप मतलब के स्टूडेंट्स या जो बच्चे जिन्होंने एफएससी की होती है वो इतनी एफर्ट्स नहीं कर सकते। उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, या किसी भी तरह के यहाँ पे स्कूल्स काफ़ी ओपन है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप लोगों के फॉर एग्जाम्पल कॉलेजेस होते हैं, उनका इल्हाक होता है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। इसी तरह यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनका इल्हाक होता है अपनी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और आप वहाँ पे आसानी से बैचलर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को होमोलोगेशन की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ऐड करता चलूँ इसका। आप लोगों को बज़ाहिर आराम से व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर आप स्कूल से रब्ता करें तो वो आप लोगों को एडमिशन आसानी से दे देते हैं। मगर उसका डिसएडवांटेज ये है कि आप लोगों को वीज़े में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों का वीज़ा आसानी से नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों को वीज़ा वो एडमिशन तो आसानी से मिल जाता है। मगर आप जब आते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एम्बेसी को भी सब पता होता है कि क्या सीन चल रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, और जिसके आपको वीज़ा के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा ये होता है कि उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उसकी फ़ीस होती है 2,000, 3,000, 4,000 यूरो पर ईयर। ठीक है, ये सालाना सिस्टम होता है यहाँ पे। मगर जो सीन है फॉर एग्जांपल क्या नाम है प्राइवेट स्कूल्स का, उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, 7,000, 8,000, 12,000 यूरो पर साल की। तो यहाँ पे बात कर लें, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी लंबा चला जाऊंगा कि आपको यहाँ पे आने के बाद पार्ट टाइम जॉब्स का मसला हो सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीसेस आप यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग प्राइवेट स्कूल्स को ज्वाइन करें।
और अब जो रिसेंटली मैंने इशू देखा है, जब मैंने अपनी जो जॉब सर्च वीज़ा के लिए अपनी फाइल को प्रोसेस किया था, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था। मेरी तो जो थी, हमारा तो इंटरनेशनल था फॉर एग्जाम्पल, हमारा तो एक काफ़ी बड़ा कस्टमाइज सिस्टम था उनका। और हमारा मतलब कि दूसरा साल मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के साथ था, जिस सिलसिले में मतलब कि आप लोगों को ना मतलब कि मेरा तो आसानी से 2 साल का वीज़ा लग गया। 10-15 दिन के अंदर उन्होंने मुझे 2 साल का वीज़ा दे दिया, जॉब सर्च वीज़ा, कि आप 2 साल स्पेन के अंदर रह सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि मेरी नेशनैलिटी का टाइम ड्यूरेशन भी स्टार्ट हो गया। मगर उसके ऊपर आप फॉर एग्जांपल, मेरा भी वही तो। काइंडली म्यूट कर दें यार, अमाद भाई आप म्यूट करते रहें जो भी नए ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो वो टेम्पो जी टूट मैम। जाता है, फिर समझ रहे हो। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है प्राइवेट स्कूल्स का, कि आपको जॉब सर्च वीजा आपको नहीं मिलता, क्योंकि इनका जो लेवल होता है, आपको लेवल 6 चाहिए होता है। और वही भाई मतलब I'm very excuse, लेकिन the thing is they didn't know what is job search visa. So ओके, मैं अगर एक्सप्लेन अगर आप कर उस देता चीज हूँ। के ऊपर, या अगर आप उस चीज के ऊपर उनको बता दें कि what actually job search visa ओके, is, so they तो can have much help. बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ से बैचलर या मास्टर्स किया है, उनको बेसिकली ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि बेसिकली ये देते हैं 9 मंथ का। मगर जो मैंने अपनी फाइल प्रिपेयर की थी और मैंने जो इस फाइल को फॉर एग्जांपल सबमिट किया, तो मुझे उन्होंने 2 साल का मतलब कि जॉब सर्च वीज़ा दिया, कि मैं 2 साल तक स्पेन के अंदर स्टे कर सकता हूँ। और उसके अंदर ये होता है कि आपको ना जॉब ढूंढनी होती है। बेसिक पर्पज इसका यही है कि जॉब सर्च वीज़ा, इसका नाम भी यही है, बुस्कार दे त्राबाखार, मतलब कि आपको यहाँ पे काम ढूंढना है। और अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड काम मिल जाता है, तो आप इसको आगे कंटिन्यू मतलब के शिफ्ट कर सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर। सो आप मतलब कि इसको अप्लाई करते हैं, और आपको बहुत आसान है। जब जो लोग स्पेन आ जाएंगे, आप लोगों को किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी एजेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर मेरी वीडियोस भी हैं कि आप जॉब सर्च वीज़ा किस तरह मतलब के अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो बेसिकली आप लोगों को ये एक परमिट देते हैं कि भाई आप टेम्प्रोरी तौर पर यहाँ पे 2 साल रह सकते हैं, और अपनी स्टडी से रिलेटेड या कोई भी जुगाड़ लगा के, सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि आप कोई भी जॉब ढूंढ के अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी पे जिसकी 20,000 सालाना पे हो, 25,000 हो, 30,000 यूरो हो, तो वो आप मतलब के हासिल करके आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर। तो बेसिक पर्पज इसका जॉब सर्च वीजा का ये होता है। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स भी ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं। 4-5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप इजीली मतलब के अरेंज करके आप अपनी वीजा फाइल सबमिट कर सकते हैं, और आपको 10-15 दिन के अंदर जवाब मिलता है और आपको जॉब सर्च वीजा मिल जाता है। तो बेसिक पर्पज बताने का ये था कि प्राइवेट स्कूल्स में आने के बाद आप लोगों को ये नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं कि भाई हमने स्पेन आना है, बस स्पेन हमने इंटर होना है, कैसे भी हो जाए, तो ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स आर गुड ऑप्शंस के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फाइल अच्छी है, आपका फॉर एग्जाम्पल बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, या आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स एक अच्छे वे के अंदर तैयार किए हैं, अगर आपके लोगों के पास इतना दत्था बन जाता है डॉक्यूमेंट्स का, और वो दत्था भी जो आप लोगों के पास इतना बड़ा होगा, उसके अंदर भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप लोगों की फाइल इस तरह तैयार हो। देखें, कोशिश किया करें जब आप वीज़ा फाइल सबमिट करें, तो आप वीज़ा ऑफिसर बन के सोचा करें कि यार मतलब कि अगर मैं वीजा ऑफिसर होता तो मैं क्या करता इन डॉक्यूमेंट्स का, मतलब कि मुझे किन किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इशू आ सकता है। जब आप लोग ये बैठ के सोचेंगे ना, तो आपको फॉर एग्जाम्पल सारी समझ आ जाएगी कि यार देखो, ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने आएगा तो मैं इस बंदे को ना फारग कर दूंगा, इसको वीजा नहीं दूंगा। मतलब कि जब आप खुद को उसके वीजा ऑफिसर के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो आप लोगों को काफी अंदाजा हो जाएगा कि यार मुझे ये फाइल इस तरह तैयार की, क्योंकि जो मैंने किया था फॉर एग्जांपल, मैंने मतलब कि अपने आप को लड़ाया, दिमाग चलाया मैंने अपना कि यार मुझे कैसे फाइल प्रिपेयर करनी चाहिए, वीजा ऑफिसर मेरे किन डॉक्यूमेंट्स को फजूल समझेगा, किन डॉक्यूमेंट्स को वो इंपॉर्टेंस देगा। तो आप लोगों ने भी अपनी फाइल इसी तरह ही तैयार करनी है। आई होप सो बैचलर के ऊपर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आ जाता हूँ मास्टर्स के ऊपर। तो मास्टर्स वालों के लिए काफ़ी आसानी होती है। मास्टर्स वालों का वीज़ा भी आसान होता है, मास्टर्स वालों की फीसेस भी कम होती है, और मास्टर्स वालों को एडमिशन भी स्पेन के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर आसानी से मिल जाता है। तो आवाज़ नहीं आ रही यार, कोई पूछ रहा है नीचे। I guess it's clear from our sides. अच्छा ठीक है। तो अच्छा मास्टर्स वाले, माही भाई, आपने आप थैंक यू सो मच, आप इतना फ्लुएंटली बोल रहे हैं। आई लाइक द वे यू आर स्पीकिंग। द थिंग इज, आप जो सारी बात अभी जब डिस्क्राइब किया वो यही था कि यहाँ पर आकर कैसे आपने करना है। बट दीज आर पोटेंशियल स्टूडेंट्स, दे जी डोंट जी इवन नो कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज फाइंड करनी है, और मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स जो उनको रिक्वायर होंगे। सो ठीक। वी शुड स्टार्ट मैं बेसिकली ना थोड़ा सा मास्टर्स के ऊपर थोड़ा ओवरव्यू दे दूं, और उसके बाद पीएचडी वालों को थोड़ा बता दूं, फिर मैं वीजा के ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं इनको बेसिक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन। सो मास्टर्स वाले जो हैं उनके लिए आसानी है काफ़ी। आप लोग यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, मास्टर्स 2 तरह के हैं यहाँ पे। ठीक है,
एक होता है मास्टर्स 1 साल का और दूसरा मास्टर्स होता है 2 साल का। 1 साल वाला मास्टर्स वो होता है जिसमें आपका 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है और 6 मंथ की आप लोगों की रिसर्च होती है, मतलब थीसिस होता है। तो ये उन लोगों के लिए जो फॉर एग्जाम्पल आगे जाके पीएचडी नहीं करना चाहते, जो कहते हैं कि यार 1 साल का मास्टर्स करते हैं हम लोग और फिर बस हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, जॉब ढूंढेंगे, जो भी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो उस तरफ निकलना चाहते हैं। मैंने 2 साल का किया, पहले मेरा यही प्लान था कि मैं पीएचडी करूंगा, खैर बाद में मेरा प्लान, मैं थक गया पढ़ पढ़ के, तो मैंने कहा भाई मैं इस तरफ नहीं जा रहा, तो मैंने क्विट कर दिया मास्टर्स के बाद। जो दूसरा मास्टर्स होता है वो होता है 1 साल आपका कोर्स वर्क होता है और 1 साल आपका फुल रिसर्च होती है। 1 साल आपको फॉर एग्जाम्पल किसी उसी यूनिवर्सिटी में करनी पड़ती है या आप किसी दूसरे कंट्री भी जा सकते हैं। यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि फॉर एग्जाम्पल 1 साल आप इसी यूनिवर्सिटी के अंदर लगा लें या 1 साल आप किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर लगा लें, जाके किसी दूसरे कंट्री चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, इटली चले जाएं, किसी भी कंट्री पे जाके आप अपना दूसरा साल कंप्लीट कर सकते हैं और एंड में आप लोगों का डिफेंस होता है और आपको वो क्लियर करना होता है और इस तरह आपको मास्टर की डिग्री मिल जाती है। जो मास्टर की फीसेज होती हैं वो मतलब कि आसान नहीं है, 1300 से लेके 3,000 यूरो तक की फीसेज होती हैं। मैं मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर ये सीन होता है। प्राइवेट्स का वही सीन है कि आपको 6,000 7,000 8,000 यूरो मास्टर की फीस होती है और वो मतलब कि मेरे ख्याल में टू बी ऑनेस्ट, जो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे या प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, मेरे लिए वो वर्थ नहीं रखता। ठीक है, अगर आप एज अ ब्रदर मुझसे पूछेंगे भाई अगर हम प्राइवेट में, ठीक है, अगर आप लोगों ने एंट्री मारनी है यूरोप के अंदर तो फिर ठीक है, वो आप लोगों के गोल्स पे डिपेंड करता है कि आप लोग आगे पढ़ना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का बेसिक पर्पज स्पेन में आने का तो फिर आप प्राइवेट स्कूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। वरना मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर आएँ, यहाँ पे आके आप एजुकेशन हासिल करें और मास्टर का एडमिशन भी आसानी से आप लोगों को मिल जाता है। मैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बाद में आता हूँ कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी कैसे हंट करनी है, किस तरह आपने अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है और किस तरह आपने एडमिशन हासिल करना है। तो ये मास्टर्स का ओवरव्यू था और इसके बाद आ जाते हैं पीएचडी के ऊपर। बेसिकली यहाँ पे स्पेन के अंदर जो खास इशू है ना पीएचडीज का, वो ये है कि इनके पास प्रोफेसर्स के पास फंडिंग नहीं होती। ठीक है, जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास फंडिंग नहीं होती। ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर ना आप लोगों को काफ़ी, जो पीआईडी करना चाहते हैं उन बेचारों को ना काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं जो मुझे कहते हैं कि यार फंडिंग नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रहा। ठीक है, फंडिंग यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब जो हमारा प्रोवेंस है वो कैटालोनिया है, कैटालोनिया के अंदर गवर्नमेंट की फंडिंग्स आती हैं। ठीक है, इनकी काफ़ी स्कॉलरशिप्स आती है, मगर आपको ना वहाँ पे ना हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ एक ही पोजीशन होती है जिसको आपने अचीव करना होता है। तो अचीव करने का मकसद यही है कि भाई आप लोगों की सीजीपी अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, प्रोफेसर से कांटेक्ट करें, उससे आप एक्सेप्टेंस ले लें। अगर वो आपको एक्सेप्टेंस देता है तो उसके बाद आप नजर रखें कि फंडिंग्स कब आ रही हैं उस प्रोवेंस के अंदर या स्पेन के अंदर। उसके बाद फंडिंग के और भी ऑप्शन है, मैरी क्यूरी हो गया, ठीक है, FYP एक ग्रांट है इनकी, FYI एक ग्रांट है, तो उसको आप नजर रख सकते हैं। हाँ, अगर आप कहते हैं कि यार बाकी मैं आप लोगों को फीसेस बता दूं, जो मतलब कि सेल्फ के ऊपर पीआईडी करना चाहते हैं, उनकी फीस होती है 200 से 300 यूरो साल की फीस होती है। आप लोगों को आसानी प्रोफेसर को ईमेल करें, अपनी प्रोफाइल बताएं, वो आपको एडमिशन भी दे देगा। और आपका वीजा सबसे आसान वीजा मेरे ख्याल में पीएचडी वालों का है। कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, 10-15 लाख की आप लोगों की स्टेटमेंट हो और आप इजीली स्पेन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आके, हाँ, ये कुछ लोग पूछते हैं कि हम यहाँ पे आके फंडिंग हासिल कर लेंगे, तो यार काफी मुश्किल है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आप लोगों को फिर यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ेंगी जब तक आप लोगों को फंडिंग नहीं मिलती। वो भी बाय लक है, अगर आपको फंडिंग मिलती है या नहीं मिलती वो आप लोगों का सारा लक है कि आप किस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फंडिंग हासिल करते हैं। तो ये पीएचडी वालों का प्रोसेस है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे मैं मतलब कि सारा अगर एक्सप्लेन करूँ कि किस तरह आपने पीएचडी लेनी है, क्या प्रोसेस करना है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये बैचलर वालों का हो गया, मास्टर वालों का सीन हो गया, उसके बाद पीएचडी वालों का हो गया। फंडिंग्स हैं, ज़्यादा नहीं है, मगर हैं ज़रूर, ये नहीं है कि फंडिंग्स है ही नहीं। और बाकी और भी यूरोपीय यूनियन की काफ़ी फंडिंग्स आती हैं जो आप अचीव कर सकते हैं, मगर आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, तो आप उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम, फॉर एग्जांपल लोग बात करते हैं कि यार यूनिवर्सिटी को कैसे हंट करें। यार देखें, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको गूगल ना यूज़ करना आता हो, जिसको ये ना पता हो कि यार हमने आप गूगल पे सब चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर देखें अमादुद्दीन आ गया है, मैं आ गया हूँ गूगल कर करके, तो आप लोग भी आ सकते हैं। सिंपल सोल्यूशन ये होता है, गूगल पे लिखें यूनिवर्सिटीज़ इन स्पेन, ठीक है, आपके सामने इतनी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी कि आप लोग कहेंगे कि यार कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखें, मैं जो फार्मूला बताता हूँ, आप यूनिवर्सिटीज़ देखें, एक चार्ट बना लें, अपने पास लिख लें कि यार ये इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक मार्क ही कर लेना अपने क्रोम के अंदर, या आप लोगों के पास सफारी है उसके अंदर बुक मार्क कर लें। आप देखें ये इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक एक यूनिवर्सिटीज़ को जाके आप विजिट करें आराम से, ठीक है, अपना कोर्स ढूंढें। सारी यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करने के बाद अपना कोर्स देखें भी आपका किस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों का कोर्स मौजूद है। ठीक है, कोर्स देखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोर्स देखने के बाद जो आपने पहले सारी यूनिवर्सिटीज उठाई हैं, आप लोगों ने उसको साइड पे कर देना है। जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोगों के कोर्सेज हैं आप उनको अलहदा कर लें, ठीक है।
आपका कोर्स हो गया, अब आप लोगों को आपका कोर्स भी मिल गया, यूनिवर्सिटीज भी मिल गई। अब आपने क्या करना है, आपने चलो 5-6 यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज देख ली है कि यार इसके अंदर हमारा कोर्स है। अब आता है आपका बजट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यार देखो, मैं मिडिल क्लास हूँ या कोई और मिडिल क्लास है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कौन कितना अफोर्ड कर सकता है। आप लोगों ने हर यूनिवर्सिटी को जाके चेक करना है जो आपने सिलेक्ट किया है, उसका कोर्स चेक करें, उसकी फीस देखें कितनी है। जो फीस आपको अच्छी लगे, फॉर एग्जाम्पल आप अफोर्ड कर सकते हैं, मेरे केस में भी यही था भाई, सीधी सी बात है। जो मैं अपने पैसों से खुद अफोर्ड कर सकता था, मैंने अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं मांगा, जो मैं खुद अफोर्ड कर सकता था मैंने वही देखा कि यार मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैंने वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है। उस पर मैं शुरू हो गया हूँ, मैंने कोई हाथ पर आगे पीछे नहीं मारा कि मुझे टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे इसमें जाना है। भाई सिंपल सी बात है, एजुकेशन सब तरफ इक्वल है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों ने किस यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना में पढ़ना है, यूनिवर्सिटी दी कैटालोनिया, पॉलिटेक्निक दी कैटालोनिया में पढ़ना है। बेसिक पर्पस तो आप लोगों का ये है कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को एडमिशन मिल जाए और उसके बाद आप लोगों का वीजा लग जाए। बेसिक पर्पस हर बंदे का यही है। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं, भाई ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, और यार मैं उनको पूछता हूँ कि यार आप गोल्ड मेडलिस्ट हो पाकिस्तान से, फाइल अगर गोल्ड मेडलिस्ट हो तो फिर दैट्स फाइन कि आप लोग अपनी रैंकिंग देख रहे हो, यूनिवर्सिटी की सब चीजें देख रहे हो। अगर आपके 50% मार्क्स हैं और आप लोग मुझे क्वेश्चन करते हो कि यार यूनिवर्सिटी कैसी है, यार सब भी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, पाकिस्तान से तो खास तौर पे अच्छी हैं, मतलब इनका लेवल ऑफ एजुकेशन काफी अच्छा है। तो इस लिहाज से आप लोगों ने फीस देखनी है अपनी। फीस देखने के बाद आप लोगों ने उसका प्रोसेस चेक कर लेना है कि यार किस वक्त इसके एडमिशन ओपन हो रहे हैं, कब इसके एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। वहां पे हर चीज लिखी हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, किस चीज से आपको डॉक्यूमेंट, मतलब कि आइट्स चाहिए नहीं चाहिए, वहां पे सब लिखा हुआ है। ये भी क्लियर कर दूं कि स्पेन के लिए आपको आइट्स नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई आइट्स चाहिए, तो आइट्स आपको करना पड़ेगा भाई। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करके पूछ लें कि देखें आपने यहाँ पे लिखा हुआ है आइट्स, क्या मैं इसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर वो कहते हैं ठीक है हम मानने को तैयार हैं, तो भाई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा लो, सिंपल सी बात है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बन गया। एम्बेसी की तरफ से कोई इशू नहीं है, एम्बेसी लिखती जरूर है कि आपको कोई सोर्स मीन्स ऑफ इंग्लिश उनको चाहिए, मगर इशू नहीं है, लोगों के बगैर आइट्स के भी वीजे लगे हैं। खैर मेरा आइट्स था, तो मैं लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ जिनके नंबर्स कम है या जिन लोगों का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो आइट्स कर लें। उससे ये कि स्पेन नहीं, आप लोगों के पास पूरे यूरोप के भी दरवाजे खुल जाएंगे, आप लोगों को इंग्लिश कंट्रीज के भी दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों के पास देखें, मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी एक ऑप्शन नहीं था, मैंने भी 14-15 यूनिवर्सिटीज और 10-12 कंट्रीज सेलेक्ट किए हुए थे, और एक चार्ट बना के लगाया हुआ था अपनी दीवार के सामने, जहां जहां से मुझे रिजेक्शन आ रही थी मैं कांटे लगा रहा था। मतलब कि स्पेन का मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यार कभी स्पेन भी आऊंगा। स्पेन, मेरा जर्मनी भी एडमिशन हुआ। कहने का मकसद आप लोगों को ऑप्शन यही देने का कि भाई आप लोग फॉर एग्जांपल अपने पास ऑप्शन रखें, सारे ऑप्शन बना के रखें, और उसके बाद आप लोग अपने डेस्टिनेशन को चूज करें कि किसकी फीस कम है, कहाँ पे आप लोगों का एडमिशन। फिर आ जाती है बात एडमिशन की, आप लोगों को सब डॉक्यूमेंट्स पता लग गए कि यार देखो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है। आप लोग सिंपली यूनिवर्सिटीज का मतलब कि अपने पास चेकलिस्ट बना के रख लें कि भाई इसकी 30 फॉर एग्जाम्पल 30 मई से इसकी एडमिशन मतलब कि डेट ओपन हो रही है, और 1 मंथ के बाद क्लोज हो रही है। उसमें आप अपने सारा प्रोसेस कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। इस तरह हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट वे है, देखें कुछ में फेब में भी इंटेक होती है, कुछ में सितंबर में भी इंटेक होती है, कुछ में दोनों में इंटेक होती है, ठीक है, कुछ में मार्च में भी इंटेक होती है। तो हर यूनिवर्सिटीज का एक डिफरेंट प्रोसेस है। देखें दूसरे कंट्रीज है ना, जो उनमें काफी कंट्रीज के अंदर ना एक सेंट्रलाइज सिस्टम है कि आप लोग एक वेबसाइट पे गए हैं, वहां पे आप लोगों का इटली का है, जैसे एक वेबसाइट पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे स्वीडन है, इटली है, जर्मनी है, वहां पे आपको एक वेबसाइट से सब इन्फो मिल जाती है। मगर स्पेन के अंदर ऐसा सीन नहीं है कि आप लोगों को एक वेबसाइट से सारी इन्फो मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोगों को एक एक वेबसाइट पे जाके हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट प्रोसेस है एडमिशन लेने का। तो मतलब कि इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि यार हर यूनिवर्सिटी के लिहाज से कि मैं किस तरह एडमिशन हासिल करूं, मैं किस तरह ये करूं, किस तरह ये करूं। तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों को एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं कि भाई इसमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, इसमें ये चाहिए, क्योंकि उनका सेंट्रलाइज सिस्टम ही नहीं है। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना ही कोई। ठीक है अगर वीडियोस बनाने पे आओ तो फिर वो बंदा एक एक यूनिवर्सिटी को उठा के, बंदा जितनी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है उनको बंदा मतलब कि उठा के उस पर एक प्रोसेस पे एक वीडियो बना देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका एडमिशन प्रोसेस, आप लोगों ने किस तरह मतलब कि हंट करना है। बाकी यूनिवर्सिटी, बाकी सिटी के बारे में बता दूं कि यार आप लोगों को सिटी कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो मैं सोचता हूँ, आप लोगों को बिग सिटीज आना चाहिए, जो मेजर सिटीज हैं। एक बार्सिलोना हो गया, दूसरा मैड्रिड हो गया, विलेंसिया हो गया, ठीक है, ये 3 है। और उसके बाद एलिकांते वगैरह है, मुर्सिया है जो साउथ ऑफ स्पेन है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि यार आप लोगों का एडमिशन हो गया, ठीक है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि यार आप लोगों ने अपनी फीसेस किस तरह निकालनी है। तो वो फीसें डिपेंड करती हैं बड़े सिटी के अंदर। छोटे सिटी के अंदर जाएंगे आप लोगों को जॉब्स का काफी मसला होगा। पहले तो जहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आपको जॉब अलाउडेड नहीं थी, अब जाके उन्होंने जॉब अलाउडेड की है। 30 घंटे पर वीक आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं और अपना कॉन्ट्रैक्ट चला सकते हैं, ठीक है। किसी भी जगह पे 6 घंटे आप रोज काम कर सकते हैं।
तो इसका इशू नहीं है। मगर फिर भी ये डिपेंड करता है कि कौन से सिटी के अंदर आप आ रहे हैं, किस सिटी के अंदर जाके आप काम करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यार बिग बिग सिटीज के अंदर अंदर आओ, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, आप लोगों को कल्चर देखने को मिलेगा बहुत, आप एक्सप्लोर करोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, धोखा खाओगे, डिप्रेशन बर्दाश्त करोगे, डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स आप यहाँ पे बर्दाश्त करोगे। तो जब ये चीजें आप बर्दाश्त कर लोगे तो आप मतलब कि क्या कहते हैं गुरु बन जाओगे, और आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि यार यहाँ पे कैसे सर्वाइव करना है। दूसरी बात आप लोगों को ये कर दूं, ठीक है ये सारी बातें यहाँ पे लाइफ अच्छी है, मैं ये नहीं कहता लाइफ अच्छी नहीं है, यहाँ पे बुरी है, ये वो है, ठीक है। हफ्ते में अगर 2 दिन डिप्रेशन के हैं तो 6 दिन 4 दिन हमारे अच्छे भी गुजरते हैं, हम घूम फिर लेते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि यूरोपीय यूनियन में आपके पास 27 कंट्रीज हैं, आप कहीं किसी भी जगह पे जाके आप मतलब कि जा सकते हो, घूम फिर सकते हो। मतलब कि जिन चीज़ों का आपने कभी ख्वाब देखा होगा कि यार हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, पेरिस जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, तो आसानी, अगर आप स्पेन आते हो तो आप इन कंट्रीज को सिर्फ एक टिकट लेनी है और आप लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हो, फायदा बहुत ज्यादा है। तो ये सारा एडमिशन प्रोसेस हो गया। बैचलर वालों का तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि उनके 2 तरह के प्रोसेस हैं। पब्लिक में उनका एडमिशन काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वो होमोलोगेशन करवानी पड़ती है। वो प्राइवेट में आ सकते हैं, मगर फाइल अच्छी होगी तो वीज़ा भी लग जाएगा। तो ये चीज़ें होगी। और उसके बाद आ जाते हैं हम मारुद्दीन भाई, आई थिंक वीज़ा प्रोसेस पे। बिल्कुल वीजा प्रोसेस मैं पे थोड़ा सा ना आने से अर्निंग पहले बता दूं मैं यार। सिर्फ थोड़ी सी एक चीज इसमें ऐड करना हाँ चाहूंगा हाँ, कि कोई जब मसला आप नहीं। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी को हंट करेंगे तो द मेन थिंग इसमें यही होते हैं कि आपकी डिग्री इंक्लूड होगी इसमें, आपकी ट्रांसक्रिप्शन इंक्लूड होगी, आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स इंक्लूड होंगे। तो वो आप किसी भी प्रोफेसर से जो है वो आप निकलवा सकते हैं, मतलब उसे बनवा सकते हैं। उसके अलावा आपका जो लेटर ऑफ पर्पस होता है, मतलब पर्पस लेटर, जो जिसपे किसी किस्म के, फॉर एग्जांपल इफ यू आर हंटिंग फॉर मास्टर स्टडी, सो आप कोई भी अपना बैकग्राउंड इसको इंक्लूड करके, सो व्हाई यू आर पुशिंग फॉर दैट यूनिवर्सिटी, व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर दैट यूनिवर्सिटी। सो दैट द थिंग इज, आप सबसे पहले आपके पास मतलब सबसे पहले आपने एक यूनिवर्सिटी हंट करनी। यूनिवर्सिटी हंट करने का प्रोसीजर, जैसे माही भाई ने बताया, वो बहुत बेहतरीन तरीका था कि आप गूगल के ऊपर जो है वो किसी भी तरीके के साथ कोई यूनिवर्सिटी, मतलब या आप mastersportal.com उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। mastersportal.com के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख कर, फिल्टर्स लगाकर आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। जब आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट प्रोसीजर और डिफरेंट जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन मेजर यूनिवर्सिटीज के यही रिक्वायरमेंट होते हैं कि आपने उनकी इनिशियल कुछ फीस पे करनी होती है, आपने पर्पस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगानी होती है जिसमें आपने अपने सारा कुछ डिस्क्राइब करना होता है, आपने रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर से निकलवा कर वो आपने पेस्ट करने होते हैं। और उसके अलावा जब आपकी जो भी किसी किस्म की अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाता है, तो मजीद फिर आप जो है वीजा प्रोसेस के लिए जाते हैं। तो वो माही भाई आपको डिस्क्राइब कर देते हैं कि व्हाट्स द वे टू हंट द स्पेनिश वीजा। चलें अब फॉर एग्जांपल आ जाते हैं। आप लोगों ने वीज़ा फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये बात थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो खैर है, क्योंकि आप लोगों को इस पे लोगों को नहीं पता ज़्यादा कि फॉर एग्जांपल हमने अपनी वीज़ा फाइल किस तरह प्रिपेयर करनी है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आ जाता है, मे बी अगर मैं भूल भी जाऊं तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मतलब कि मैंने आज से 3 साल पहले अप्लाई किया था। चेंजेस उसमें आई कुछ भी विल नहीं है। करेक्ट यू, नो वरीज। हाँ तो भाई करेक्ट कर देंगे, क्यों ये थोड़ा सा लेटेस्ट आए हैं मुझसे, अभी इनको आई थिंक साल भी नहीं हुआ, ऐसी है ना मारुद्दीन भाई? या आपको बिल्कुल साल भी सही। नहीं हो तो मेरा वैसे मेरी नज़र होती है कि क्या चेंजेस आ रही हैं क्या नहीं आ रही। तो सबसे पहले इन लोगों का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो आप लोग मारुद्दीन भाई से पूछ लीजिएगा या मुझे पूछ लीजिएगा इंस्टाग्राम पे आके, तो मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। आप लोगों को पिक्चर्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल वाइट बैकग्राउंड के साथ, एक ये हो गई। उसके बाद आप लोगों को यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर चाहिए। एडमिशन लेटर हो गया, उसके बाद आप लोगों को अपनी कोर्स डिटेल चाहिए कि फॉर एग्जांपल उस कोर्स जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया उसके अंदर सारी, फॉर एग्जांपल आप लोगों की ना एक पेपर देते हैं जिसके अंदर आप लोगों का सारा कोर्स डिटेल होती है कि भाई इसके इतने क्रेडिट आवर्स हैं, इतना ये सीना, सारा स्टडी प्लान आप लोगों का लिखा होता है कि इस वक्त आप ये कर सकते हैं, इस वक्त आप लोग ये, इस वक्त मतलब कि इस टाइम ड्यूरेशन में इतने मतलब कि 60 क्रेडिट आवर्स करने हैं, अगले में इसने 60 करने हैं, तो मतलब कि उसके ऊपर ना सारी डिटेल होती है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है आइट्स, आ जाता है आइट्स को आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से रिप्लेस कर सकते हैं। जिन लोगों का आइट्स है वेल एंड गुड है, वो तो उनका इशू ही नहीं है, वो आइट्स अपना साथ अटैच करें। और उसके बाद आप लोगों का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गया, और उसके बाद आप लोगों का पासपोर्ट सारी पेजेस की कापी आप लोगों को चाहिए, आप लोगों का CNIC आप लोगों को चाहिए। और उसके बाद एक बैंक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर मैं लास्ट में आऊँगा।
और ये होगी चीज़ें, आई थिंक मेजर चीज़ें यही हैं। और इंश्योरेंस, मैं इंश्योरेंस पे भी बात कर लूँ, जो पहले सीन था ना, मेरी बार जो सीन था वो यही था कि आप लोगों को पाकिस्तान से 13-14 हज़ार में इंश्योरेंस मिल जाती थी, और वो जब आप वीज़ा ट्रॉनिक्स जाके अपनी फाइल सबमिट करते थे उस वक्त जाके आप लोगों को वो 13-14 हज़ार में मिल जाती थी। मगर अब इन्होंने एक प्रोसेस चेंज कर दिया है, वो ये किया है कि उन्होंने कहा है कि भाई अब हमें चाहिए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, जिसकी वजह से अब इनकी जो वीज़ा कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। वो अब इन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने स्पेन से अपनी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी एम्बेसी की साइट के ऊपर भी काफ़ी लिस्ट दी हुई है कि भाई ये इनके ऑथराइज्ड हैं, जिनके अंदर होगी आसिया हो गई, उसके बाद आदिलास हो गया, और उसके बाद इनका माफरे हो गया। ये 3-4 मतलब के काफ़ी फेमस कंपनीज हैं। तो ये बेसिकली 52 यूरो या 55 यूरो पर मंथ ये आपसे लेंगे। मगर जो लोग पाकिस्तान से हैं जिनका स्पेन के अंदर बैंक अकाउंट नहीं है, उनको फॉर एग्जांपल एक ही बार पे करनी है। फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं 500 या 600 यूरो फीस बन रही है आप लोगों की साल की इंश्योरेंस की, तो वो आप लोगों ने पाकिस्तान से पे करके वो आप लोगों ने साथ अटैच करनी है, ठीक है। एक तो ये इंश्योरेंस होगी जो कि आप लोगों ने स्पेन से करवानी है। दूसरा हो गया पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को लाजमी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने अपने जो फॉर एग्जांपल आप लोगों का पुलिस सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवाना है, वो आप लोगों का जो पुलिस खिदमत मरकज है, डीपीओ ऑफिस है, वहाँ पे आप लोगों ने बनवाना है उसको। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसके वो भी मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल 2-3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है, पिक्चर्स चाहिए होती हैं, आप लोगों का पासपोर्ट होना चाहिए, आप लोगों का एडमिशन लेटर होना चाहिए उसको बनवाने के लिए। और फॉर एग्जाम्पल, और जब वो आप लोगों का डीपीओ ऑफिस से बन जाए, उसको अपने लेपर्ड्स के थ्रू इस्लामाबाद पहुंचा देना है। एनबीपी, नेशनल ब्यूरो ऑफ पुलिस, इस्लामाबाद पहुंचा देंगे। वो आप लोगों का 1 वीक में या 2 वीक में, 3 वीक में बन के आ जाएगा। हाँ, अगर एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, अगर किसी भी इंसान को कोई भी मुश्किल पेश आ रही है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, वो मुझसे बिला झिझक मेरे इंस्टाग्राम पे रब्ता करे, फेसबुक पे रब्ता कर ले, कहीं भी इंशाल्लाह मैं एज सुन एज पॉसिबल कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉर्ट आउट करवा दूंगा नेशनल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान से। तो आप लोगों को ये भी फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसे नहीं है इंशाल्लाह। अगर आप कहेंगे कि भाई एक दिन में निकलवाना है, तो मैं अगले दिन उसको निकलवा के आप लोगों को शिप करवा दूंगा, क्योंकि मेरे थोड़े से रेफरेंसेस हैं वहाँ पे। तो ये हम थोड़ा सा मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट्स को कोई मसला हो रहा है तो ये हम थोड़ी सी हेल्प आउट कर देते हैं, क्योंकि लोगों को मुश्किलात होती हैं इसके अंदर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और आखिरी जो मेन टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी सारे। जॉब पे क्या बना के लगा इंटरव्यू? तो जो आखिरी डॉक्यूमेंट मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा उसके ऊपर, जो होती है बैंक स्टेटमेंट। तो यार आप लोगों का सबका ये क्वेश्चन होता है कि भाई बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। खैर ये मेरा भी क्वेश्चन था, मैंने भी काफ़ी धक्के खाए इसके लिए कि यार कितनी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए कि मुझे वीज़ा मिल जाए स्पेन का। तो बैंक स्टेटमेंट का एक सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पे इन्होंने एक रिक्वायरमेंट सेट की है कि आपको 700 यूरो पर मंथ चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। अगर आप लोगों का 1 साल का कोर्स है, 700 को आप मल्टीप्लाई कर ले 12 के साथ, ये आप लोगों का एक साइड पे ये हो गया। आप लोगों की जितनी रिमेनिंग फीस है उसको इंक्लूड कर लें, और फॉर एग्जांपल आप टिकट के पैसे डाल लें और 2-3 हज़ार यूरो एक्स्ट्रा डाल लें। आप लोगों को मतलब कि ये एक सिंपल सा फार्मूला है इनकी बैंक स्टेटमेंट बनाने का। वो भला आपका 2 साल का कोर्स है तो 2 साल के लिए आपको उतनी पैसे शो करवाने हैं, 700 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और फॉर एग्जाम्पल फीसेज इंक्लूड कर लें, और उसके बाद अपने 2-3 हज़ार यूरो एक्स्ट्रा डाल लें। थोड़ी सी अच्छी और बेटर वे में आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। और उसके बाद ये हो गया, आपने कैलकुलेट कर लेना, वो 30 लाख बनते हैं, 40 बनते हैं, जितने भी बनते हैं वो आप लोगों ने शो करवाने ही करवाने हैं। ये भी नहीं है कि आपने 2 करोड़ शो करवाने हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। एक थोड़ा सा मतलब कि लिमिटेड वे रखें कि ये नहीं आपने 2 करोड़ शो करवा दिए और 2 करोड़ आए कहाँ से हैं, ये भी बताना है ना उनको भाई कि हमने 2 करोड़ लिए कहाँ से हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम भी लगाना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे अपन एक जॉब कर रहे हैं। ड्यूरेशन ऐड कर सकते हैं कि लास्ट कितने हमने टाइम की ड्यूरेशन जो है वो स्टेटमेंट हाँ शो मैं इस पे करवानी है। आता हूँ। हाँ बेसिकली उनका जो रूल है वो 6 मंथ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका 6 मंथ ओल्ड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लोगों ने 1 मंथ पहले भी जमा करवा के वीजा लिया हुआ है। मगर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि यार देखो आप लोगों को पता तो लग जाता है 1 साल पहले कि भाई हम जा रहे हैं बाहर, हमने कर लिया तैयारी और बैग शैग क्लोज कर लिया, अब हम करवा रहे हैं एडमिशन। तो उसी वक्त अपनी बैंक स्टेटमेंट में काम करना शुरू कर दें। एक अकाउंट अपने नाम पे बनवाएं 1 साल पहले, उसके अंदर सारे घर के पैसे, कहीं बाहर से आ रहे हैं पाकिस्तान से, सारे पैसे भाई उसी में डालना शुरू कर दो, ठीक है। आ रहे हैं जा रहे हैं, निकालने भी वहीं से हैं, घर का खर्चा भी वहीं से करना है। मीन्स टू से आपकी ट्रांजैक्शन मतलब कि बढ़ जाएंगी, पैसे आना शुरू हो जाएंगे, आपकी एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट उससे बन जाएगी, ठीक है। और सोर्स ऑफ इनकम के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब कर रहे हैं उसकी पे स्लिप्स लगा दें। अगर आपका कोई भाई बाहर है उसको कहें यार सैलरी लेटर लगा दे साथ में, उसके ऊपर पे मेंशन होती है। तो जो मैं बता रहा हूँ जो मैंने किया था, सैलरी लेटर्स लगाए थे। अगर आपका अब्बू टीचर है, किसी फर्म में काम करते हैं, उसका सैलरी लेटर ले लें। एफिडेविट्स बनवा लें, एफिडेविट्स बनवाने के बाद उस पर सबकी सैलरी लिख के उसको प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना 12 के साल की, भाई हमारी सालाना इनकम इतनी बन रही है। कहने का मकसद है कि एज मच एज आप जितना भी इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। देखिए बाकी जो 12 डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आप इजीली हर बंदा ही तैयार कर लेता है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। वो मेरा छोटा भाई, मैं उसको कहूँ ना वो भी तैयार कर लेगा 12 डॉक्यूमेंट, उसको गाइड करूंगा यार 12 बनवाने, ये बनवा लें। सबसे बड़ा मसला होता है बैंक स्टेटमेंट का, ठीक है। जहां पे आपकी फाइल आके
फारग करते हैं या आपको वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो इसके अंदर मैं ये चीज भी इंक्लूड करता चलूं कि यार पैसे एक तरफ हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने 30-32 लाख शो करवा दिए, 40 लाख शो करवा दिए, 50 शो करवा दिए, एक तरफ है। सोर्स ऑफ इनकम भी साथ लाजमी लगाना है, जैसे पे स्लिप्स हो गई, कोई लैंड होगी। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो मतलब कि मैंने काफी टाइम स्पेंड किया था उन चीजों के ऊपर कि यार फाइल देखो, लाइफ में मौका एक बार ही मिलता है बंदे को कि यार हाँ या ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी फाइल अच्छी लग गई साथ तो वीजा लग जाएगा, बाहर आ जाऊंगा, नहीं तो फिर मुझे दोबारा से मोटिवेशन भी बंदे की टूट जाती है कि यार मैंने इतनी एफर्ट्स किए हैं, मेरा वीजा नहीं लगा, बंदा मतलब कि कहता है कि यार मैं क्या करूं लाइफ के अंदर। तो बेटर है कि एक बार ही आप अपनी एक फाइल अच्छे से तैयार कर लें कि आप लोगों को ये बाद में शिकवा ना रहे कि यार अगर काश मैं ये भी इंक्लूड कर देता तो मेरा वीजा ही लग जाता। तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं भाई। आप लोगों की शॉप है, आप लोगों का घर है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, आप लोगों के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, उसका आप लोगों ने जाके, जिसको हम क्या कहते हैं, नंबरदार, नंबरदार नहीं सॉरी मैं भूल गया हूँ, पटवारी, पटवारी के पास चले जाएं। उसको क्या है भाई, फर्द मुझे चाहिए, फर्द जिसको हम कहते हैं फर्द, वो फर्द निकलवा लें, वो उर्दू में होगी। उसके ऊपर ना सारी प्रॉपर्टी के पैसे भी लिखे होते हैं कि भाई एक मरले कितने पैसे हैं, और वो टोटल उसकी एवेल्युएशन करके पैसे भी लिखे होते हैं, वो आपने ले लेनी है। आप लोगों ने चला जाना है अदालतों में, ठीक है, अदालतों में जाने के बाद आपने कोर्ट चले जाना है, वहां पे नोटराइज करने वाले बैठे होते हैं, उनको कहना है भाई इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। एक बात और ऐड कर दूं कि जो आपके यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, 5 डॉक्यूमेंट ऐसे आई थिंक जिनकी आपको ट्रांसलेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इनमें आ जाता है आपका ट्रांसलेशन में आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है, और मेडिकल सर्टिफिकेट। सॉरी मेडिकल सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को बताना भूल गया सेंटर में, क्योंकि मैंने कहा था मैं शायद भूल जाऊं, क्योंकि मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है अभी, मैं जो मुझे जुबानी याद है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों ने डीएचक्यू से बनवाना है, उसके अंदर 3 या 4 लाइनें होती हैं, वो आप लोगों ने ऐड करवानी है। उनका कोई लॉ होता है अकॉर्डिंग टू 2005 लॉ, 2005 law, this person is totally fit and don't have any physical issues with him। तो ये लिखवाना होता है, वो लाइन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, मादुद्दीन दे देंगे, मैं दे दूंगा, इसका इशू नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये सारे आप लोगों ने ट्रांसलेट करवाने हैं, और इनके ही आप लोगों ने क्या करवाना है, सॉरी इनको छोड़ता हूँ, ये एंड में एक्सप्लेन करूंगा। पहले बैंक स्टेटमेंट को ही कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोगों ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके नोटराइज करवा, पहले उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवानी है, ठीक है, और खासतौर पे एफिडेविट्स भी आप लोगों ने लाजमी ऐड करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास आ गए ना, फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश में उनकी ट्रांसलेशन भी करवा ली, ठीक है, फर्ज की या आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, ट्रांसलेशन करवाने के बाद आप लोगों ने उन डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा एफिडेविट्स के ऊपर उतारना है। उसको कहना है एक टेबल बना दे एफिडेविट के ऊपर, जितने एफिडेविट ज्यादा होंगे यार इतना ही आप लोगों का फायदा होगा, ठीक है। अगर आपके घर में 5 फर्द हैं और वो जॉब कर रहे हैं, उन सबकी जॉब्स और उनकी डेजिग्नेशन और सैलरी आगे लिख के पर मंथ नीचे उसको लगा के बराबर करके आप लोगों ने पूरे साल की सैलरी निकाल लेनी है उनकी, ये आ जाएगा। बाकी अगर आप लोगों की कोई लैंड है, उसकी आप लोगों ने एक अलहदा से फॉर एग्जांपल एक एफिडेविट बनवाना है, लैंड की सारी वैल्यूएशन करके आप लोगों ने वो नीचे लिख देनी है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने एफिडेविट्स बनवाने हैं, और दूसरा एक एफिडेविट आप लोगों ने ये भी बनवाना है कि भाई मैं पढ़ लिख के वापस आऊंगा, ठीक है। और कोशिश करनी है एक स्पॉन्सर लेटर भी आप लोगों ने स्पॉन्सर लेटर बनवा लेना, वो भी एफिडेविट्स के ऊपर आप लोगों ने स्पॉन्सर लेटर बनवाना है कि अगर बैंक स्टेटमेंट आप लोगों की अपनी है तो ठीक है, आप लोग खुद को स्पॉन्सर कर रहे हैं। एक एफिडेविट आप और भी बनवा सकते हैं अपने अब्बा जी के नाम, अगर अब्बा जी के नाम कोई थोड़ी सी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रॉपर्टी अब्बू जी के नाम होगी या भाई के नाम होगी, तो आप उनके लिहाज से वो भी लिख सकते हैं कि भाई मेरे फादर साहब, अगर मुझे कोई मसला होता है तो मेरे फादर साहब मुझे पीछे हैं, वो मुझे फुली सपोर्ट करेंगे, अगर मैं स्पेन जाता हूँ मुझे मसला होता है तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे, सो माई फादर इज स्पॉन्सरिंग मी, ठीक है। तो आप ये भी कर सकें, जो सारे काम मैंने किए थे अपनी वीजा फाइल के दौरान। तो इस तरह करके आप लोग ने ये सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं बाकायदा से अच्छे अंदाज में। यार देखो प्रोफेशनल वे में जब आप सोचोगे कि यार वीजा ऑफिसर ऐसे सोचेगा, और कोई भी घपला करने की जरूरत नहीं है यार। फॉर एग्जांपल कि आप लोग सोचेंगे यार मैं ये कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है। ये जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट, हाँ अगर आप लोगों में से कोई बंदा फ्रीलांसर है, मैं ये भी पॉइंट ऐड करता चलूं क्योंकि मैं फ्रीलांसर था, तो यार आप लोगों में से कोई भी बंदा ऑनलाइन जॉब कर रहा है, फाइबर पे कर रहा है, अपवर्क पे कर रहा है, कहीं भी, आप लोग ने फाइबर की प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट, अपवर्क की प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लेनी है, उसको प्रिंट निकलवा के वो अटैच करनी है। और आपको अगर कहीं से भी पाइनियर में अगर आप लोगों के फॉर एग्जाम्पल डॉलर्स आ रहे हैं ना, तो आप लोगों ने उसकी साल की 2 साल की जितनी भी स्टेटमेंट बनती है ना, आपने वो सारी डॉलर्स वाली निकलवा के 10-12 पेज जितने भी बनते हैं निकाल के उसको अपनी वीजा फाइल के साथ अटैच कर देना, कि उनको पता लगे कि यार ये बंदा एफर्ट करने वाला है, इसके पास फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स ऑफ इनकम भी है कि ये बंदा यहाँ से पैसे कमा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने, ये मैंने भी अटैच की थी क्योंकि मैं फ्रीलांसर था, तो ये चीज़ें मैंने भी अपने साथ अपनी फाइल के साथ अटैच की थी। हाँ, और आखिरी दिन जब मैंने सुबह फाइल मतलब कि जमा करवानी थी ना, तो मेरे पास अपनी एक भाभी का डॉक्यूमेंट था, जो मुझे फील हो रहा था कि यार लाइक इसका कोई लिंक नहीं बन रहा मेरे साथ, मतलब कि मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं इसको अटैच करके ना वीजा ऑफिसर को कंफ्यूज करने वाला हूँ। तो यकीन करें वो मैंने
रात को जब मैं फॉर एग्जांपल मैंने फाइल तैयार की अपनी, सुबह इस्लामाबाद गया हुआ था तो मैंने जो सबमिट करवानी थी उस रात को मैंने वो निकाल के साइड पे कर दिया। मैंने कहा यार इट्स ओके, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इनफ हैं, इससे मेरी वीजा फाइल तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन वाला आप लोगों ने डॉक्यूमेंट ऐड अपना नहीं करना, ये बात मेरी याद रखना। अगर आपने कंफ्यूजन क्रिएट की तो फिर वीजा ऑफिसर अगर कंफ्यूज हो गया तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आने वाली है, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं साथ, ठीक है। ये आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट होगी जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बोल लिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को सारा एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोगों को बता भी दिया कि सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाना है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग सकते हैं, गाड़ी के हो गए, कुछ भी आप लोगों के पास है, भाई बाहर काम कर रहा है तो उससे सैलरी स्लिप मंगवा लें, पीडीएफ मंगवा लें, ओरिजिनल मंगवाने की जरूरत नहीं है उसको, मतलब कि उसका कलर प्रिंट लगवा के अटैच कर दें, कुछ भी नहीं छोड़ना यार। अगर आपके घर का कोई भी बंदा काम कर रहा है ना, बहन भाभी कोई भी काम कर रहा है, आप लोगों ने वो अटैच करना है। और दूसरा एफआरसी आप लोगों को किस वक्त चाहिए, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप भाई के डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हो कोई साथ, तो एफआरसी निकलवा लें लाजमी, यहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप शो के यार मेरा ये भाई है, उनको पता लगना चाहिए कि भाई ये इसका भाई है, क्योंकि एफआरसी के ऊपर सारी फैमिली डिटेल्स होती हैं, तो आप उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं और उसको वहां पे आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया। माजुद्दीन भाई कुछ और ऐड करना हो आपने? वेल, एक और चीज अगर आप इसमें ऐड कर दें कि आपको स्पॉन्सर कौन कर सकता है इस वीजा हाँ, के लिए। आपको पहली बात तो आजकल मुझे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार मेरे मामू का बेटा स्पेन है, मेरे चाचा जी स्पेन है, मेरे बहन स्पेन है, वो मुझे स्पॉन्सर कर सकती है। तो यार एक चीज मैं क्लियर कर दूं, स्पेन में यार मैं ना क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह बाद में करूंगा, आप लोग क्वेश्चंस कर लें, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे भी शो हो रहे हैं तो मैं इनको बाद में डील करूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप लोग भेजें। तो कोई भी मेरा सोचना ये है कि यार देखिए स्पेन में इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एम्बेसी के माइंड में जो वीजा रिजेक्ट होते हैं उनके माइंड में ये बात जरूर होती है कि यार देखो ये बंदा वहां पे जाएगा, और 90% कसम से यही हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, आके पहले साल का कार्ड लेते हैं, फीसें पे नहीं करते, स्टडी कंप्लीट नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट यही कर रहे हैं, बहुत मेरे जानने वाले हैं जो नहीं पढ़ रहे छोड़ देते हैं आके। तो एम्बेसी के माइंड में भी ये रिकॉर्ड है कि ये बंदे वहां पे जाके स्टडी छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, और इलीगल वे से डॉक्यूमेंट्स, मैं पेपर्स के ऊपर भी आता हूँ जो सब लोगों का कंसर्न है कि भाई यहाँ पे हमने कैसे सेटल होना है। मैं इसके बाद इसी के ऊपर आऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन भी मिल जाए कि भाई अगर स्पेन जा रहे हैं तो कुछ हमारा बन जाएगा या नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने ना फॉर एग्जाम्पल आपको कोई, मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को जरूरत है कि स्पेन से कोई बंदा, हाँ भाई अगर आप लोगों का चाचा मामा है उसको कहे भाई यूनिवर्सिटी की फीस पे कर दे स्पेन से मेरी, ठीक है। कोई ट्रांसलेशन, हाँ आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन भी करवानी है। सॉरी मैं वही बात आ गई ना कि फॉर एग्जाम्पल मतलब ये चीजें ऐसी हैं कि एक्सप्लेन करते रहो तो करते रहो, आप लोगों की चीजें माइंड में आती रहेंगी। तो ट्रांसलेशन भी आपको, जो जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने लीगलाइजेशन करवाना है उनकी आप लोगों ने ट्रांसलेशन भी करवानी होती है। तो सेम टू सेम, हाँ कोई आप लोगों को स्पॉन्सर ना करे, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, आप लोगों ने बताना ही नहीं है कि भाई मेरा भाई स्पेन बैठा है, मेरी चाची स्पेन है, मेरा चाचा स्पेन है। आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है किसी बंदे को बताने के लिए कि यार हमारा स्पेन में कोई रहता है, कि यूरोप के अंदर भी कोई है उसको बताएंगे भाई कोई नहीं है, मैं पहला बंदा हूँ जिसको मोटिवेशन है पढ़ने की, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, पढ़ के मैं आऊंगा अपने मुल्क में तबाही मचा दूंगा, यहाँ पे आके मैं मुल्क का निज़ाम ही बदल दूंगा, ठीक है। ये आप लोगों ने लिख देना है, अपना जो कवर लेटर होगा ना उसके अंदर आप लोगों ने लिखना है बकायदा कि मैं आऊंगा, जिस फील्ड से रिलेटेड आप लोगों की स्टडीज है आप लोगों ने बताना है कि भाई मैं वापस आके ना अपने मुल्क के अंदर ये चेंजेस लाने वाला हूँ, तो मुझे बस बाहर जाना है, पढ़ के वहाँ की एजुकेशन लेके मैंने वापस आना है और ये काम करना है। तो स्पॉन्सर आप लोगों को बाहर से मेरे ख्याल में ना करवाएं, बेटर है। हाँ दूसरे कंट्रीज के अंदर है, जर्मनी के अंदर आप लोगों का ब्लड रिलेटिव है, क्योंकि वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है ना, उनका एक प्रॉपर निज़ाम है कि फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पे जाते हो, आप वहाँ पे इलीगल नहीं हो सकते या वहाँ पे इलीगल नहीं रह सकते। तो उनका एक सिस्टम, एक टोटली डिफरेंट सिस्टम है। तो हमारा जो स्पेन का वो टोटली डिफरेंट सिस्टम है, तो स्पॉन्सरशिप आपको स्पेन से तो कोई नहीं कर सकता। हाँ पाकिस्तान से आप, आपका ब्लड रिलेटिव कर सकता है, और ब्लड रिलेटिव्स में तो मैं ये रिकमेंड करूंगा बहन भाई अम्मी अबू, दैट्स इनफ, ठीक है। ज्यादा दूर निकलने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये फूफी का बेटा है, ये मेरी खाला का बेटा है, इसके बाद इतने पैसे ये मुझे स्पॉन्सर कर सकता है, भाई आपको लिंक ही नहीं बनता। उनको भी कहता है कि फूफी का बेटा आप लोगों को कहाँ से स्पॉन्सर कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक सोचने वाली बात है ना कि यार मतलब कि अब मुझे कोई कहे कि फॉर एग्जाम्पल के स्पॉन्सर कर ये कर रहा है वो कर रहा है, तो यार ये लिंक नहीं बनता, वीजा फीस को भी पता है ये झाड़ रहा है और हमें बेवकूफ बन, क्योंकि उसके पास दिन में पता नहीं कितनी फाइलें आती हैं, उसने कितनी फाइलें रद्दी में फेंकनी है, और कितनी 100 फाइल में से ना, फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ 100 बंदों ने अप्लाई किए, 10 को उसने वीजा देना है, तो आप लोग सोचें आप लोग उस 10 में आते हैं या नहीं आते, आप लोगों की फाइल उसमें इस कैटेगरी में गिर रही है या नहीं गिर रही। तो ब्लड रिलेटिव्स तक ही रहें, अम्मी अबू बहन भाई तक ही रहें, वही आप लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और बाकी जितने भी लोगों की आप लोगों को अपने बहन भाई से बैंक स्टेटमेंट मिलती है वो भी आप लोग साथ अटैच कर दें उसका, क्योंकि जो आपकी फैमिली या ब्लड रिलेटिव्स हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जो क्लोज हैं, मतलब कि अम्मी अबू की तरफ से हैं, उनके ही डॉक्यूमेंट साथ अटैच करें, यही बेटर है। बाकी कोई चाचा ताया कोई जरूरत नहीं है उसको साथ अटैच करने की, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आप लोगों को इसके अंदर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैंने पहले एक पॉइंट ऐड किया कि अगर साल पहले आप लोगों को पता लग रहा है कि भाई हम लोग अपना फॉर एग्जांपल वीज़ा फाइल हम तैयार कर रहे हैं,
मैंने जब मुझे स्पेन का पता भी नहीं था मगर मेरी बैंक स्टेटमेंट पहले ही तैयार थी, मैंने कहा था जिस मुल्क का मेरा लगेगा ना मैं बैंक स्टेटमेंट उसी मुल्क के लिए जमा करवा दूंगा। मतलब कि आप इस लिहाज से खुद को तैयार रखें कि अगर आप लोग 6 सेमेस्टर में हैं तो आप लोगों को पता है कि यार हमने 2 सेमेस्टर करने के बाद ना बाहर जाना ही जाना है, कुछ लोगों को कंफर्म हो जाता है कि हमने जाना ही जाना है, तो आप उस लिहाज से अपनी स्टेटमेंट पहले ही तैयार करना शुरू कर दें, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ स्पॉन्सर की तरफ से आती है कि आप लोगों ने स्पॉन्सर कौन कौन कर सकते हैं आप लोगों को। चलें, I guess that's quite enough from our side. We should take the questions. Thank you so much, Mahiba. You have explained कोई it मसला नहीं in है। a great way. So we are open for question. If anybody have a question, वो kindly comment box में जो है वो put कर दें. We will answer them one by one, please. या ये ना क्वेश्चंस आए हुए हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं शायद पढ़ देता हूँ या आप पढ़ के मुझे बता दें, फिर मैं इसका जवाब दे देता हूँ सबको। मेरा लैपटॉप से डिस्कनेक्ट हो गया, अगर आप मैं कर खुद देता हूँ, मैं मेरे कर देता पास। हूँ, मेरे पास है। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये था कि इज इट पॉसिबल टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग योर मास्टर प्रोग्राम। हाँ यार, मिल जाती है जॉब, इतना इशू नहीं है। पहले तो जॉब अलाउडेड ही नहीं थी स्टूडेंट वीजा के ऊपर, अब तो 30 घंटे कर दिया। आप कहीं भी 6 घंटे का आलता आलता कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि आप 6 घंटे का आलता आप यहाँ पे चला सकते हैं और इजीली, मतलब कि देखिए मैंने वो पहली बात की कि यार 6 7 8 हज़ार आप लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेटर है भाई, अगर आप लोगों का कमाने का प्लान है, मैं बाद में आता हूँ उस सीन के ऊपर भी, पीआर वाले सीन पे। अगर आप लोगों का कमाने का सीन है तो मेहरबानी करें यहाँ पे ना आए। क्या आप लोगों को लगता है कि अगर हम पार्ट मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, बैचलर के जा रहे हैं, तो हम वहाँ से लाखों करोड़ों कमा के घर भेजेंगे? ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। आप अपनी स्टडीज मैनेज कर लें, अपना खर्चा मैनेज कर लें, क्वाइट इनफ, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़हन में याद रखना है कि भाई यहाँ पे ठीक है, फायदे भी हैं बहुत ज़्यादा, नुकसानात भी हैं। प्लीज़ टेल अबाउट पीआईडी प्रोसेस। यार मैंने बता दिया है, प्रोफेसर से रब्ता कर लें, अगर फ्री में आना तो वो आसानी से मिल जाएगी, इजीली वीज़ा भी मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रांट्स हैं, कैटलोनिया की ग्रांट्स है, हर सूबे की अपनी ग्रांट्स होती हैं, यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स होती हैं। दूसरा FYP है, FYI है, मैरी क्यूरी है, और उसके अलावा काफ़ी इरास्मस स्कॉलरशिप है, मास्टर्स वालों के लिए इरास्मस पे आ सकते हैं। उस तरह डिपार्टमेंट की फंडिंग भी होती है, तो आप लोगों को काफ़ी, मतलब कि ना इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे आप लोगों को ये मिल रही है। देखिए ये आप लोगों की अपनी एफर्ट्स है, इसमें आप लोगों की कोई एफर्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कहे यार मुझे PhD की फंडिंग ढूंढ दे, भाई मुझे क्या पता तेरी फील्ड क्या है, किस में तू स्टडी कर रहा है, किस में तूने जाना है आगे, क्या तुमने अपनी लाइफ में करना है, मुझे नहीं पता। तो ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, बाकी कोई आपके लिए ये काम नहीं करेगा। हाँ यार, इंस्टाग्राम पे फ्री गाइडेंस है भाई, किसी से कोई पैसा वैसा नहीं लिया। मैं बाद में पुट कर दूंगा अपना इंस्टाग्राम यूजर हैंडल, माई व्लॉग्स के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। व्हाट अबाउट द लैंग्वेज फॉर मास्टर स्टूडेंट। मोस्टली इंग्लिश है मास्टर्स के लिए, बैचलर वालों के लिए अगर पब्लिक में आते हैं तो वो स्पेनिश है, प्राइवेट में आते हैं तो वो इंग्लिश है। आर देयर इनफ इंग्लिश टॉट कोर्स। हाँ यार, काफ़ी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं स्पेन के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है मास्टर्स वालों के लिए। आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इजीली आपको, हाँ जो मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स हैं, मैं ये ऐड करता चलूँ, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेनिश में होती है, क्योंकि यहाँ पे इनका सारा जो सिस्टम है वो स्पेनिश के अंदर है। तो आप लोगों को कोई डॉक्टर ही यहाँ पे मिलेगा जो इंग्लिश बोलेगा, बाकी सारे अनपढ़ शामिल हैं, इनको अपनी स्पेनिश ही आती है। इन लोगों को कोई, फॉर एग्जांपल इनको कोई कंसर्न नहीं है, इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। बड़े शहरों के अंदर तो फॉर एग्जांपल तकरीबन 80-90% लोग इंग्लिश, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो इंग्लिश लोगों को आती होती है। मगर आप छोटे सिटीज़ के अंदर चले जाएं तो भाई इनको नहीं पता इंग्लिश क्या होती है, ये ना ही सीखते हैं और बुरा समझते हैं इंग्लिश बोलने को, सीधी सी बात है। व्हाट फीस आर जस्टिफिकेबल इन स्पेन, जस्टिफिकेबल, अच्छा ठीक है यार। स्पेन के अंदर मैं बता रहा हूँ 3,000 यूरो, 4,000 यूरो इनफ है, ठीक है। वो भी फिर आपको यहाँ पे आके अच्छा भला काम करना पड़ेगा, आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। 3,000, 4,000, 2,000 यूरो अगर आप लोगों की फीस है तो आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो यार सीधी सी बात है, मैं कहता हूँ 3,000 यूरो तक ही रहो। इससे ऊपर जाओगे तो फिर आप लोगों के लिए तंगी है, फिर वही बात हो जाएगी, आएंगे कार लेंगे, स्टडी छोड़ देंगे और अल्लाह हाफिज कर देंगे। तो फिर वही आप जैसे डंकी वाले होते हैं वो आप लोगों का सीन हो जाएगा। तो बेटर है कि आप लोग डंकी वाले सीन की तरफ ना जाएं, अपनी स्टडी पे फोकस करें। मतलब 1 साल की कितनी फीस हो तो वो वहाँ और जॉब ज़्यादा दें, यही 3,000 यूरो यार, 3,000, 4,000, 2,500 यूरो इतनी फीस हो तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी फ्रीलांसिंग करके मैंने अपनी फीस मैनेज की है, ठीक है। पहले साल की मेरी 2,300 यूरो फीस थी जो मैंने अपनी फ्रीलांसिंग से मैनेज की है। दूसरे साल की मुझे 50% स्कॉलरशिप मिला और उसमें मैंने फॉर एग्जाम्पल अपनी फीस कोई मेरी रह गई थी 1,200 या 1,000 रह गई थी, वो मैंने आराम से मैनेज कर लिया था। यार बाद में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ये पढ़ लूँ उसके बाद आप लोगों को ओपन कर देंगे, आप लोग पूछ लेना। PSW कितनी देर का होता है यार, डिपेंड करता है। 1 साल का मास्टर है तो 1 साल का मिलेगा, 2 साल का मास्टर है 2 साल का मिलेगा, अगर 3 साल का बैचलर है तो फिर आप लोग आई थिंक 3 साल का मिलेगा। मगर इसके बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं है अभी, क्योंकि मुझे 2 साल का मिला है। एजेंसी वालों को, लायर्स को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो खुद मुझसे पूछेंगे यार आपको कैसे 2 साल का मिला है। बच्चों को तो 9 मंथ का मिलता है। मैंने कहा शायद अब रूल चेंज कर दिया, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। काइंडली टेल मी द वर्क वीजा, स्पाउस वीजा। यार वर्क वीजा लग जाए तो बल्ले बल्ले है भाई, इसके अलावा मौज नहीं है। 5 साल के बाद आप लोगों को PR मिल जाती है अगर आपके पास वर्क वीजा है।
अगर आप हाईली क्वालिफाइड वीज़ा पे आते हो, लिंक्डइन के ऊपर सर्च करते रहें, कंपनी सर्च करते रहें कि यार अगर आप आईटी से रिलेटेड, आईटी का बड़ा यार यहाँ पे बोलबाला है। आईटी वाले बंदे 5-5 हज़ार यूरो आराम से उनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है पाकिस्तान से, वो यहाँ पे आते हैं। मेरे काफ़ी जानने वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, दोस्त नहीं मतलब कि इंस्टा पे भी हैं, वो वीज़ा से रिलेटेड इन्फो लेते रहते थे। तो मतलब कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों के पास कहीं से भी आपको जुगाड़ लगता है, पढ़े लिखे हो, अगर आप हंट कर लेते हो अपने लिए वर्क वीज़ा, तो ब्रो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। स्टडी वीज़ा को साइड पे करो, सिंपली आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करो और यहाँ पे आओ। स्पाउस वीज़ा यार, हाँ कुछ दिन पहले स्पाउस वीज़ा भी लगा है। हाँ, अगर आप हाईली क्वालिफाइड पीएचडी पे आते हो, हाईली क्वालिफाइड फंडिंग पे आते हो, तो स्पाउस वीज़ा बहुत आसान है, 1 मंथ के अंदर आपकी वाइफ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अगर आप मास्टर्स पे आते हो फिर बहुत मुश्किल है, बैचलर पे आते हो फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है। वर्क वीज़ा पे भी यही सीन है कि आपकी वाइफ आराम से आपके साथ आ जाएगी। मास्टर्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हो स्पाउस वीज़ा, मतलब कि वही डॉक्यूमेंट्स, वही बैंक स्टेटमेंट, आपको सारा सीन अपनी वाइफ का भी लिहाजा से करना पड़ेगा। लगा है एक बंदे का वीज़ा, वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ यहाँ पे स्पेन बार्सिलोना आया हुआ है, तो ऐसा सीन नहीं है कि नहीं लगेगा। उसके साथ भाईजान प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, ये भाईजान कर देंगे। सिग्नल्स आर ब्रेकिंग, ठीक है ब्रदर। अबाउट कनाडा फॉर बैचलर, यार कनाडा के अंदर पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है, मैं फॉलो करता रहता हूँ। तो आपके पास अगर 40-50 लाख हैं या 60 लाख हैं तो आप कनाडा चले जाओ, ठीक है। वहाँ पे जाना है तो फिर ठीक है, अच्छा कंट्री है मानता हूँ, मगर ठंड आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वहाँ पे बहुत ठंड है, सीधी सी बात है। तो हार्श कंडीशंस को आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। जो स्पेन है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पाकिस्तान जैसा इन्वायरमेंट है, अभी भी हम ब्लैंकेट के अंदर सोते हैं, मगर अब थोड़ी थोड़ी गर्मी हो गई है कि हमें फैन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है पाकिस्तान की तरह, मगर सर्दियों का ड्यूरेशन ज़्यादा है, गर्मियों का कम है, मगर 2-3 माह की गर्मी होती है, वो भी इतनी ज़्यादा खास नहीं होती। टैक्स डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को नहीं चाहिए, लगा दो तो वेल एंड गुड है, लगा दो तो देखो जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स लगाओगे आप लोगों का फायदा है। नहीं लगाओगे तो टैक्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स नहीं है उनकी, मगर लगाओगे आप लोगों की फाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप लोगों को काफ़ी अच्छे वे में, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई सब डॉक्यूमेंट्स, टैक्स डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, आप लोगों की सारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो शो हो जाएगी कि भाई इस बंदे को यहाँ से आ रहे हैं, इस बंदे को यहाँ से आ रहे हैं, इस बंदे को यहाँ से पैसे आ रहे हैं। वो सोर्स ऑफ इनकम में आप लोगों को बहुत फायदा देने वाला है। भाई मास्टर्स में एडमिशन के लिए स्पेन से कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की इक्विवेलेंसी बनवानी पड़ेगी? नहीं, इस स्पेन के लिए नहीं, मास्टर्स के लिए नहीं बनवानी पड़ेगी, मास्टर का आप लोगों का। अगर इस चीज़ की क्वेरीज के लिए मैंने मेंशन कर दिया है हमारा लिंक्डइन और फेसबुक प्रोफाइल। सो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स के लिए इनकी पीडीएफ फाइल है वीजा 56 के नाम से। वो जो जिस चीज़ को रिक्वायर होगी वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और जो जो पर्सनली जिस चीज़ को रिक्वायर होगी उसे भी मेंशन कर दूंगा। आई हैव एक्चुअली शेयर इन द चैट। अगर कहते हैं तो मैं दोबारा उसको भी शेयर कर देता हूँ, हमारी प्रोफाइल्स लिंक्डइन और फेसबुक की। सो उसके अगर कोई बंदा को स्पेशली वन टू वन अगर किसी को गाइडेंस या किसी किस्म की भी चाहिए होगी तो should be available for that also. अच्छा, अगर देर इज नो ब्लॉक अकाउंट सीन, नहीं कोई ब्लॉक अकाउंट वाला सीन नहीं है यहाँ पे। जर्मनी के अंदर है, फिनलैंड के अंदर है, नॉर्वे के अंदर है, आई थिंक इन कंट्रीज के अंदर ब्लॉक अकाउंट का सीन है, यहाँ पे नहीं है। इफ अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट, आप लोगों को अपॉइंटमेंट 1 वीक के अंदर मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट का कोई भी इशू नहीं है वीजा फाइल सबमिट करने के लिए, ठीक है। इफ आई अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट फॉर स्टूडेंट वीजा यू डोंट नीड एनी, यस आप लोगों को नहीं पाए माई भाई। आई एम अ पार्ट टाइम फ्रीलांसर, हैव अ डायरेक्ट क्लाइंट, नॉट वर्किंग ऑन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर, अवर कैन आई अटैच माय डॉक्यूमेंट। यार डायरेक्ट क्लाइंट है तो उससे आप कॉन्ट्रैक्ट बनवा लो। फॉर एग्जाम्पल अगर यूएसए का है तो अगर वो आप लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट बना के दे देता है कि बंदे को भाई मैं मंथली इतने पे कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता वो देगा, बड़े चोर हैं वो भी, सीधी सी बात है, टैक्स छुपाने वाले हैं वो। अगर वो मान जाए, उसको कहे यार एक वर्ड के ऊपर एक मुझे टाइप करके दे दे, तेरी मेहरबानी, कंपनी का लोगो लगा देगा, साइन कर देगा, और वो देता है तो बहुत ज़बरदस्त है कि उनको पता लग जाए कि बंदा फ्रीलांसर है। तो मतलब ये एफर्ट्स कर लेगा तो भागने वालों में से नहीं है, इसको वहाँ पे जाके ना पैसों का इशू नहीं होगा। अगर फाइवर या वर्क पे काम करते हो तो यार बहुत ईजी था, मैंने भी यही सीन लगाया था अपनी बात, कि ये आप सारी प्रोफाइल अटैच कर दो और उसकी भी मतलब कि जो आप लोगों की स्टेटमेंट बनती हैं पाइनियर से या पेपाल से, आप वो साथ अटैच कर सकते हो। डू वी नीड टू गेट डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज फ्रॉम स्पेनिश एम्बेसी? यस, आप लोगों को डॉक्यूमेंट की लीगलाइजेशन चाहिए। कोशिश करें कि जब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल लीगलाइजेशन करवानी है तो थोड़ा सा टाइम पहले स्टार्ट कर दें, क्योंकि आजकल टाइम लग रहा है, 2 मंथ तक लग जाते हैं लीगलाइजेशन के लिए। यही डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल आई थिंक अब नहीं कर रहे, पुलिस सर्टिफिकेट, आप लोगों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वो आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वीजा प्रोसेस चाहे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, उसकी कोई फीस है 2300-2400 यूरो पर डॉक्यूमेंट की। सोरो यूरो नहीं, यूरो नहीं सॉरी तो रुपीज। यूरो बोल बोल के हमारे माइंड में भी यूरो ही चल रहा है। पीकेआर पाकिस्तानी रुपीज 2200, 2300, 2400 रुपीज उसकी फीस है, वो आप लोगों ने पे करनी है। हाँ, कुछ पहले ले लेते हैं जब आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ बाद में देनी पड़ती है। हाउ मच गैप इज एक्सेप्टेबल फॉर मास? कोई इशू नहीं है यार गैप का, मेरा भी
डेढ़ के साल का गैप था तो मैंने कुछ नहीं अटैच किया था, इतना इश्यू नहीं है। हाँ, अगर आप लोग कहीं जॉब करते रहे हो तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस लेटर या कुछ भी अटैच कर सकते हो उसके साथ, और आप लोगों को इसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी कि उसको पता लग जाएगा यार ये बंदा काम करता रहा, अब इसको मास्टर्स करना है या कुछ करना है तो ये इसलिए बाहर जा रहा है। आर देयर एनी फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज इन स्पेन? इरास्मस का बताया मास्टर्स वालों के लिए, उसके पास डिपार्टमेंट की फंडिंग्स आ जाती हैं, उसमें आप लोग देख लें। और इसके अलावा आई थिंक 2-3 बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया फुली फंडेड के बारे में। भाई अगर आपने कोई कोर्स किया हो स्पेनिश का तो वो फाइल भी ऑफ कोर्स यार, जितना भी स्पेन से रिलेटेड मवाद है आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उसको उसके साथ अटैच लाजमी करो, ठीक है। और उसके बाद आई एम टॉकिंग अबाउट फीलिंग, हाँ आप लोग अटैच कर सकते हो यार, वेल एंड गुड है। मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग स्पेन आना चाहते हैं तो वो जुबान पहले ही सीखना शुरू कर दें, क्योंकि मास्टर्स के बाद या बैचलर के बाद भी आप लोगों को जुबान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, कि आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल जुबान आप लोगों को आती होगी तो आप यहाँ पे गुरु हैं भाई। कहीं भी जाके आपको जॉब भी मिल जाएगी, स्पेनिश के पास मिल जाएगी, रेस्टोरेंट के अंदर मिल जाएगी, किसी भी फील्ड के अंदर आपको आसानी से जॉब यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप लोगों ने जुबान सीखनी शुरू कर देनी है, अगर आप लोगों का पक्का इरादा है कि मेरी सिस्टर वहाँ पे रहती है, मेरा भाई रहता है यहाँ पे, मतलब आप लोगों को कन्फर्म है कि भाई आप लोगों ने स्पेन जाना है तो जुबान पहले ही सीखना शुरू कर दो, सिंपल सी बात है। भाई मास्टर के एडमिशन कब ओपन होते हैं? अभी ओपन है क्या यार? डिपेंड करता है कौन सा दिन चल रहा है। जुलाई चल रहा है तो मुश्किल है, प्राइवेट में मिल जाएगा, कोशिश कर लें अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ओपन है, पब्लिक के अंदर तो अब मुश्किल है, क्योंकि जुलाई के अंदर वो एडमिशन लेटर देना स्टार्ट कर देते हैं। जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में क्लासेस होती हैं। तो ट्राई कर लें कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ओपन है तो मेरे ख्याल में, पर मुश्किल है इस वक्त ना, क्योंकि काफ़ी टाइम ऊपर हो गया, क्योंकि अब आगे जाके छुट्टियां भी आ जानी है इनकी, तो अगस्त के अंदर तो मुश्किल है। एंड डज दैट हेल्प इन वीज़ा ऑब्टेनिंग? हाँ यार, वो आप लोगों ने स्पेनिश वाला पूछा था, करते हैं। अगर हमारी पाकिस्तान में 16 ईयर एजुकेशन है तो मैं स्पेन में भी वो 16 एजुकेशन ही होगी, या स्पेन में हाँ वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होगी। मास्टर्स में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, मतलब कि आप लोगों का बैचलर है, 4 साल बैचलर है एफएस के बाद, तो कोई इशू नहीं है, आप लोग स्पेन में बगैर किसी टेंशन के अप्लाई कर सकते हो और आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। काइंडली टेल समथिंग अबाउट विजिट वीज़ा? यार विजिट वीज़ा ब्रदर डिपेंड करता है, ये बाय लक है। आजकल सुनने में आया कि विजिट वीज़ा काफ़ी मिल रहे हैं। अगर विजिट वीज़ा आप किसी और कंट्री से अप्लाई करते हैं तो उसके काफ़ी चांसेस हैं। पाकिस्तान के अंदर तो आजकल हालात काफ़ी ख़राब हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे एक दोस्त ने भी अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई किया था, विजिट वीज़ा, वो भी रिजेक्ट हो गया। एक दोस्त है वो तो यहाँ पे पीआर होल्डर है, उसने भी अप्लाई किया था अपने फादर का, वो भी रिजेक्ट हो गया। और मतलब क्या कहने का कि थोड़े चांसेस कम है, मगर आप लोग ट्राई कर सकते हैं विजिट वीज़ा। इसके थोड़ी सी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है यार, मतलब कि यहाँ पे अब सारे स्टूडेंट्स हैं तो विजिट वीज़ा ट्राई कर सकते हैं। इसके काफ़ी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मगर मैं आपको ये भी बता दूं भाई एफिडेविट का बता दें कौन कौन से बनवाने पड़ते हैं। लाइक हाँ, स्पॉन्सरशिप लेटर हो गया आप लोगों का, ठीक है। और उसके बाद सैलरी स्लिप्स का एक लेटर एफिडेविट हो गया, और उसके बाद आप लोगों का लैंड प्रॉपर्टी जो है उसका हो गया। अगर आप लोगों का कोई घर है उसकी आप लोगों को रेंट पे दिया हुआ है उसका हो गया। और कोई गाड़ी है उसका एफिडेविट लगा दें। अगर आप लोगों ने कोई गोल्ड सेल किया तो उसको भी एफिडेविट के ऊपर लगा दें। एफिडेविट बेसिकली होता है कि यार एक थोड़ा सा ना अथेंटिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। देखिए, एक आपने एक सिंपल से पेपर भी लिखना है, और एक वही आप एफिडेविट पे लिख के उसके ऊपर आप फॉर एग्जांपल नोटराइज करवा लेते हो तो थोड़ा सा ना अथेंटिसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो आप इस लिहाज से ना इसको मैनेज कर सकते हो। तो एफिडेविट जितने ज्यादा होंगे मेरे ख्याल में आपका यही फायदा है। आई कांट हियर यू, कैन एनीबॉडी टेल मी? ब्रदर, ये मेरे भाई आयरलैंड से, तो ये कह रहे हैं मैं आपको सुन नहीं पा रहा। तो यार बाकी सब सही सुन रहे हैं, आई थिंक आपके कोई माइक का इशू है या स्पीकर का इशू है। माई भाई मेरे 2 भाई ओमान में लेबर वर्क वीज़ा पे हैं, उनकी सैलरी, हाँ क्यों नहीं भाई, उनकी सैलरी स्लिप होगी, क्योंकि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट के साथ है उनसे सैलरी स्लिप मंगवाएं। जितने भी पैसे हैं यार ओमान के अंदर, सैलरी स्लिप मंगवा के आप लोग उन दोनों की अटैच करो साथ, काफ़ी फायदा होगा इसके अंदर। तो मैंने मेरे भाई की सैलरी स्लिप अटैच की थी मंगवा के। रिप्लाइंग टू इफ आई अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर सिक्योरिंग एडमिशन? यार अपॉइंटमेंट आप लोगों को अगले वीक ही मिल जाएगी। आजकल तो सुना है कि वीज़ा आप लोगों को सबमिट करने के लिए अपॉइंटमेंट भी नहीं चाहिए, वाकई में आप लोग जाएं अपनी फाइल सबमिट कर दें, मगर कोशिश करें सुबह 8 बजे पहुंच जाएं वीज़ाट्रॉनिक्स ऑफिस के बाहर। और 9 बजे वो खोलते हैं तो 9 बजे आप लोग इजीली वो मतलब अकोमोडेट कर देंगे। उसके लिए आपको आई थिंक अब अपॉइंटमेंट भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। एक नॉर्मल सिटी जैसे कि सिविया में कितने एक्सपेंसेस हो जाते हैं रहने में? यार स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट और ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, सैलरी, और कितने टाइम में ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है? अच्छा यार, ये बताता चलूँ कि एक्सपेंसेस कितने हैं। एटलीस्ट 500 यूरो आप लोगों के पास होने चाहिए। इसमें आप लोग 300 यूरो लगा लें अपनी रिहाइश के, ठीक है। ये रिहाइश भी डिपेंड करती है कि यार आप लोगों की रिहाइश, तो आप लोगों की रिहाइश फॉर एग्जांपल कितनी है, आप लोग किस रिहाइश में रहना चाहते हैं। मैं स्टूडियो में रहता हूँ तो इसके मैं 600 पे कर रहा हूँ, अकेला बंदा रह रहा हूँ। तो आप लोगों को डिपेंड करता है आप लोग कितने कमाते हैं या किस हालात में रह रहे हैं।
मैं 600 दे रहा हूँ, बेटर है कि जब आप लोग न्यू आए तो आपको मस्त जॉब ना है तो कोई बेड स्पेस ढूंढ लें, 130 यूरो में मिल जाएगी, 150 में मिल जाएगी, तो आप इजीली वहाँ पे रह सकते हैं। ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट आपको 40,000 यूरो वाली एक जॉब चाहिए, वो आपको मिलती है तो आप इजीली उसको वर्क परमिट में चेंज करवा के आपका 5 साल वो वर्क परमिट पे आपने रहना है, मतलब कि चेंज करते रहे, वो आप लोगों को एक बार कार्ड मिल गया तो आप इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, और 5 साल के बाद आप लोगों को पीआर मिल जाएगी, और 5 साल की पीआर चलने के बाद आपको पासपोर्ट मिल, 10 साल का ड्यूरेशन है, 10 साल के बाद आपको नेशनलिटी मिल जाएगी, पासपोर्ट मिल जाएगा स्पेन का। तो ये कैन यू प्लीज टेल वेदर प्रीवियस रिजेक्शन फ्रॉम इटली, नहीं कोई इफेक्ट नहीं है यार इस चीज़ का उसके ऊपर, मैं थोड़ा सा वाइंड अप करता हूँ जल्दी जल्दी। इफ यू हैव डन ऑड जॉब इन ऑस्ट्रेलिया कैन यू शो दैट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने पार्ट टाइम जॉब, अगर आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर है तो फिर तो उसको शो कर सकते हैं, मगर फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान के अंदर है तो फिर आप उसको शो नहीं कर सकते। स्टैनली कुछ वीक्स पहले है से यू डायलॉग कॉन्फ्रेंस टाइप है, अगर इसके की और फिर वापस आ जाए 2-3 डेज के, या इसका वीज़ा मुश्किल मिलता है, इसका प्रोसेस इतना लंबा है कि आपको काफ़ी टाइम लग जाता है इसके ऊपर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लीगलाइज करवाने होते हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपने लीगलाइज करवाना है और इसकी ट्रांसलेशन करवानी है। ओके, हेलो, मैंने शेल हैमर यार मैं बिजनेस स्कूल रिकमेंड नहीं करता, सीधी सी बात है, इनकी फीस बहुत ज़्यादा है। ये शेल हैमर जो बिजनेस स्कूल है ये स्विया वाली साइड पे है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, सॉरी ब्रदर, मतलब कि अगर गाइडेंस देनी है तो फिर बंदा ऑनेस्ट ओपिनियन दे। तो मैं इसकी वीज़ा फाइल में भी आप लोगों को काफ़ी टेंशन होने वाली है, इनकी फीसेस भी ज़्यादा होती हैं, और आगे भी जाके आप लोगों को मुश्किल, मतलब कि क्या करोगे यार बिजनेस स्कूल के अंदर आके, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर ट्राई करो अगर होता है तो। अच्छा, अगर एफएस के बाद 2 साल ईयर बीएससी और 2 ईयर एमएस हो तो हाँ 16 ईयर है, फिर भी आपको मास्टर्स में अप्लाई करना पड़ेगा अगर 2 साल। क्या नहीं अप्लाई फॉर वीजा फ्रॉम, यस ब्रदर, आप इजीली आयरलैंड से स्पेन आ सकते हैं, मैं आगे बैठा हूँ आपके लिए, डोंट वरी। अगर एमएससी के बाद 2 ईयर का एमफिल किया हुआ है तो मास्टर्स में एडमिशन हो जाएगा। एमएससी के बाद अगर आप लोगों की 80 ईयर ऑफ एजुकेशन है तो आप पीआईडी में एडमिशन ले सकते हैं, अगर 16 ईयर है तो मास्टर में ले सकते हैं। हाँ, आप दोबारा भी मास्टर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, तो आप वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन दिखा के आप मास्टर के अंदर इजीली एडमिशन ले सकते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाता है 100%। नहीं ब्रो, 100% कोई भी नहीं कह सकते आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाता है, अगर इतना ही होता तो फिर मैं भी यहाँ पे स्कॉलरशिप पे होता तो मसला नहीं था इतना बड़ा। और इसके बाद ये क्वेश्चन थे, अगर आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं अपना इधर यूज़र हैंडल लिख देता हूँ, ये है मेरा इंस्टाग्राम का। आप लोग मुझे, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो यार काइंडली आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, माही व्लॉग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी ये सारा प्रोसेस इन डिटेल, वीज़ा फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है आप लोगों ने, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे बनवानी है, ये सारा प्रोसेस मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन की है वहाँ पे भी अगर आप लोगों को दोबारा सुनना हो, आप लोगों ने डिटेल में अगर कोई चीज़ देखनी हो तो आप वहाँ पे भी जाके उसको मतलब कि देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, माई व्लॉग के नाम से है। और लीगलाइजेशन के लिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज लेकर जानी होती हैं? नहीं, लेके तो नहीं जानी होती, क्योंकि ले जाओ बेटर है यार, अब मुझे याद नहीं है। कॉपीज आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं होती लीगलाइजेशन के लिए। बाकी अगर माइक ओपन करके कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ ले यार, टाइम भी देख लें क्या हो गया, 7 बजे हैं अभी तो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर। भाई मैंने वो शिलर वाला क्वेश्चन मैंने किया था शिलर यूनिवर्सिटी में, तो हाँ हाँ। वो एक्चुअली मैंने किया है, लेकिन वहाँ पे फीस तो बिल्कुल नॉर्मल है, 2250 उनकी यूरो उन्होंने फीस जो है ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगी हुई है। तो मतलब ऑफर लेटर वगैरह ये सारी चीजें वो बड़ी इजी बता रहे हैं, तो क्या मैं उसको परसू कर सकता हूँ? मतलब कोई मुझे फिलहाल तो कोई ऑथेंटिक लग भी नहीं रही, क्योंकि 4 उन्होंने कैंपस बताए हैं, जर्मनी में और स्पेन में, यूएसए में और एक और कहीं पे है। तो यार क्या ख्याल है मतलब? ये आई थिंक सेविया वाली साइड पे है, आई नो दैट इसकी लोकेशन मैड्रिड क्या है। मैड्रिड लिखा हुआ था, मैड्रिड। मैड्रिड है। यार मुझे नहीं जी। लगता 2200 यूरो इनकी फीस है, मे बी ये कोई 4-5 मंथ का कोर्स होगा मेरे ख्याल में, ये इतने अच्छे नहीं है, मैं नहीं सीधी सी बात करूँ। नहीं, 1.5 साल का कोर्स था, और उसकी जो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, और उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है ना वो 2250 यूरो बता रहे हाँ देखो ना, 4 इंस्टॉलमेंट हैं, 2200 है तो मतलब भाई वही 8-10 हजार बन गए ना प्यारे भाई, 8-10 हजार हैं। कैसे उनको दोगे, ये भी सोचो आप, समझ लो मेरी बात। जी जी, अगर मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ से मैं किसी तरह अफोर्ड करके आ जाऊँ तो नेक्स्ट उधर से अर्न करके कर अगर लूँ। आप 3 मंथ के बाद उनको 2200 यूरो की इंस्टॉलमेंट, अपना खर्चा कैसे निकालोगे, उनको इंस्टॉलमेंट कैसे दोगे, तो मेरे नज़दीक ये इम्पॉसिबल है। ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा यही है कि ब्रदर ये इम्पॉसिबल है, बेटर है इसको अवॉइड कर दो। तो आपने बैचलर के लिए करना है या मास्टर्स के लिए करना है? मास्टर्स के लिए। यार किसी प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में खप लो 2-3 मंथ, अल्लाह के बंदे, बाय 2,000-3,000 यूरो में आपका एडमिशन हो जाएगा, इजीली स्पेन आ जाओ। डिग्री की वेल्थ भी, वैल्यू भी होगी, इतनी वैल्यू होगी कि आप अगर अपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है ना, सिर्फ एक सीवी फेंकनी है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल आएगी, आप लोगों से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जो मैं करता हूँ, सिर्फ एक सीवी देता हूँ, वो आते हैं, वो कहते हैं आपका इंटरव्यू की ये डेट है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, सीवी देखते हैं, तो इतनी आप लोगों की वैल्यू होगी उसके बाद। ठीक है, तो आप लोग खुद देख लें, अगर आपने वो उसमें आना है जी, मेरी तो 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मेरी एजुकेशन एग्रीकल्चर में मैंने की हुई है। पीएचडी तो में कर इसके लो। बाद मुझे, जी जी, तो पीएचडी में कर लो ना। रिसर्च प्रपोजल की जरूरत नहीं होगी इसके लिए? नहीं कोई नहीं यार, सिर्फ सिंपल किसी प्रोफेसर से रब्ता करो,
उसको बताओ अपने, जैसे मैंने कहा यूनिवर्सिटीज ढूंढो, अपना कोर्स ढूंढो, उसके मुतल्लिक जो उससे रिलेटेड प्रोफेसर होंगे उनको ढूंढ के ईमेल करो, एक अच्छी सी ईमेल लिखो, अपनी सीवी इंक्लूड करो। वो बाकी अगर आपको जवाब देता तो वो खुद ही मांग लेगा, उसे चाहिए होगा, अगर वो नहीं उसको चाहिए होगा तो अल्लाह ला खैर सल्ला, हो जाता है ठीक है, और दोस्त। इस पे स्कॉलरशिप पे मतलब हो सकता है? हाँ, इसके स्कॉलरशिप पे भी हो सकता है आपका, कोई बड़ी बात नहीं। स्कॉलरशिप पे भी नहीं होता तो ये भाई 2200 यूरो जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, इससे तो बेटर है 200-300 यूरो साल की फीस है तो पीआईडी पे आ जाओ ना, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई थैंक मसला नहीं। No हेलो, issue। आवाज आ रही है? जी जी ब्रदर। जी अच्छा, वो मेरा तो सवाल ये है कि मैंने बीएस में एडमिशन लेना है, तो पाकिस्तान से लेकर स्पेन तक जाने में आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी पब्लिक यूनिवर्सिटी से? हाँ यार, आजकल तो यूरो हो गया है, आज 307 यूरो, 307 रुपए का एक यूरो था। तो अब आप लोग देख लें, जब मैं आया था तो उस वक्त 196 था, 198 था जब मैंने कन्वर्ट करवाई थी, तो अब वो डबल हो गया। तो आप देख लो, अब के फॉर एग्जांपल आपकी फीस पे डिपेंड करता है, अगर आप लोगों की फीस जितनी कम होगी उतना कम खर्चा आएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेन का एक इंश्योरेंस का खर्चा इंक्रीज हुआ है और दूसरा खर्चा उसका इंक्रीज हुआ है, मतलब कि एक तो यूरो इंक्रीज हो गया है। इंश्योरेंस के थोड़े से एक्स्ट्रा थे, जब मैं आया था उस वक्त मेरे 5-6 लाख लगे थे और मैं आसानी से पहुंच गया था क्योंकि मेरी फीस बहुत ज़्यादा कम थी। तो अब आप देख लो कि आपने फॉर एग्जाम्पल उसकी फीस अगर कम है तो आप इजीली उस पर, मैं अब इसको आइडिया यही दूंगा कि अगर आप आना चाहते हो तो आपको 10-15 लाख या 20 लाख तक का बजट रखना पड़ेगा कि जो यूरो की प्राइस इंक्रीज करे, बैचलर वालों के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि अगर हो सकता है बैचलर की आपको फीस भी ज़्यादा मिले, डिपेंड करता है आपकी फील्ड कौन सी है। मेडिकल की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फीसेस हैं, ये मानने वाली बात है, और एडमिशन भी काफ़ी मुश्किल है। तो 20 लाख रख लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 लाख रख लो। डिपेंड करता है कि यार आप लोगों की फ़ीस कितनी है। फीस बताओगे तो शायद मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ कि कितना आपका खर्चा आ सकता है, नहीं, मगर ये भी फीस तो नहीं मैक्सिमम समझ बताया आया। मैंने आपको। ये अस्सलाम जो वालेकुम। पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, जी जी। इनकी फीस कम होती है? हाँ, इनकी फीस कम होती है ब्रदर, यही तो कहते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में आओ, पब्लिक में आओ, फीस भी कम होती है और इजीली मतलब कि आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, थैंक 2,000-3,000 का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, मेरा जो स्पॉन्सर है वो भाई है ना, ठीक है, हाँ हाँ, उसकी शॉप है, तो उसका मैं वो सारा बिजनेस का लगा रहा हूँ कि जो है भाई का बिजनेस है तो ये सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है और दूसरा ये है कि अब्बू के नाम घर है तो वो रेंट पे है ना, तो ठीक है। अब अब्बू को मैं अपना स्पॉन्सर नहीं बना रहा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बीच में ऐड करना चाह रहा हूँ कि भाई भी मेरा स्पॉन्सर है लेकिन अब्बू भी रेंट वगैरह ले रहे हैं घर का, तो ये भी मुझे जो है वो तो करेंगे, अब तो उसके लिए मुझे अलग से एफिडेविट वगैरह एक बनवाना पड़ेगा एफिडेविट या यार क्या? 100-150 का एक एफिडेविट लगेगा, सिंपल। अब्बू को भी स्पॉन्सर बना दो, जो ब्लड रिलेटिव हैं, बहन भाई, उनका कोई भी इशू नहीं है, वो आप लगा सकते हो। 10 को भी स्पॉन्सर्स बना सकते हो कि भाई ये सारे कमाने वाले हैं, अगर मुझे कोई भी मसला हुआ तो ये बंदे पीछे खड़े हैं और ये मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो सिंपल सी चीज़ ये सही। है। और भाईजान जो रेंटल एग्रीमेंट है उसकी भी साथ फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी हाँ बिल्कुल, लगाओ या लगाओ, प्रूफ देना है यार। देखो, कोई घर भी के? बात आपने बगैर प्रूफ के हवा में नहीं छोड़नी, सिंपल सी बात है। वही बात आ गई कि वीजा ऑफिसर कहेगा कि भाई हाँ तूने ये प्रॉपर्टी शो करवा दी है, 10 एकड़ जमीन है, 10 करोड़ शो करवा दिए हैं, कहाँ से करवा दिए, एफिडेविट पे बस शो करवा दिए, कहाँ है इनकी फर्ज, कहाँ है इनकी सारा सीन। तो ये आपको करना पड़ेगा लाजमी। तो उसका यानी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में जस्ट उसका फर्ज जो है वो शो करवाना हाँ, पड़ेगा फर्ज या? ले लो, फर्ज ले लो, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के नोटराइज करवा लो और दोनों चीज़ें अटैच कर दो साथ। सही है, ठीक कापीज हो अटैच गया, करनी थैंक है आपने, ओरिजिनल नहीं अटैच करने इनके। जी जी, सही है, ठीक हो गया, नोटराइज करवा। हाँ, नोटराइज करवा के, जी, थैंक यू। कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। we're moving towards the last two questions. So after that we will end the session. अगर किसी किस्म का भी इसके अलावा अगर किसी भाई का क्वेश्चन होता है तो हमने नीचे अपने जो भी लिंक्स हैं प्रोफाइल्स के वो शेयर कर दी हैं और we will guide you one to one words. Last two questions. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लैंग्वेज बैरियर का इशू कहाँ तक है अगर हम स्पेन में स्टडी करते हैं तो फॉर यार मास्टर्स? काफ़ी इशू है, सिंपल सी बात है। मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आपने स्पेन आना है तो थोड़ा सा पहले ओला ओला करना सीख लें, सीधी सी बात है। ओके। ठीक है। जो ठीक फॉर है। एग्जांपल आपका हाल क्या है, देखो डायरेक्शन पूछनी है सबसे पहले। सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, डायरेक्शन पूछना है। सबसे पहला वर्ड मैं ओके। अक्सर लोगों को कहता हूँ, आप ओला सीखोगे उसके बाद सीखोगे दोंदे दोंदे दोंदे, वेयर वेयर, ठीक है, जो मैंने सीखे थे। और सबसे पहले बंदा सीखता ही ये चीज़ें हैं। तो वो ड्यूलिंगो की एक ऐप है, उसको कर लो, रोज़ बैठ के 10-15 मिनट लगा लिए, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी कि क्या सीन है। तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है यार, जॉब्स के लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, सीधी सी बात। ओके, और आजकल के हालात में ऑलमोस्ट फॉर मास्टर्स कितना टाइम लग जाता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अगर आप एडमिशन लेते हैं तो?
5-6 मंथ लग जाते हैं यार, डिपेंड 5-6 करता है मंथ एडमिशन। 5-6 मंथ हैं, कम भी लग सकते हैं अगर आप एफिशिएंट हो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में। चीज़ें अगर आपने पहले से मैनेज की हुई हैं ओके, तो 5-6 मंथ में बंदा इजीली आराम से वीज़ा भी फाइल कर देता है और ये सीन हो जाता बेहतरीन हो गया, शुक्रिया। और और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भाई। है। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मैं पूछा था कि मेरे दो भाई ओमान में रहते हैं, वो ना लेबर वर्क पे हैं, मतलब किसी माह वो कम पैसे भेजते हैं, किसी माह वो ज्यादा पैसे भेजते हैं, तो उनकी सैलरी मतलब किस तरह एडजस्ट करेंगे? यार उनकी ना एक फिक्स्ड आज़ाद वीज़े पे हैं, सिंपल वर्ड्स में पूछूं मैं आपसे तो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आजाद जी। यार फिर तो उनको कोई भी कहीं से वो फॉर एग्जांपल इसका यही है कि फॉर एग्जांपल मैं तो यही कहूँगा एक फेक डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। अगर वो ओमान है तो ओमान की किसी भी कंपनी का उनको कहो कि यार देख के एक लेटर बनवा के वहाँ से और उस पर सैलरी लिखवा के वो भेजने, पैसे तो वो बेसिकली भेज ही रहे हैं ना, इसमें कोई फेक भी नहीं होगा। फॉर जी एग्जांपल जी बिल्कुल। आपने एक उनको शो ही जी जी करवाना है कि भाई ओमान है मेरे भाई तो वो इतने पैसे भेज रहे हैं, सिंपल वो शो करवा के आप लगवा दो, कोई मसला नहीं है। ये सर वो जिस कंपनी के थ्रू मतलब पैसे भेजते हैं एक्सचेंज के लिए, उनकी स्लिप उनके पास पड़ी होती है, वो लगा दी सर? हाँ वो भी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ वो भी आप लगा सकते हो, मगर आपने उसमें ध्यान रखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको भेज रहे हैं 10 लाख भेज रहे हैं पर मंथ और उस स्लिप के अंदर आप जो कंपनी वाला लेटर है उसके ऊपर आप लिख रहे हो कि भाई 10 लाख पे है, वो 10 लाख कमा रहे हैं और स्लिप पे 1 लाख भेज रहे हैं, तो फिर ये मतलब कि मिक्सअप हो जाएगा। वो कहेगा कि यार उधर तो इतने कमा रहे हैं, तुम्हें 1 लाख भेज रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपका कोई लिंक नहीं बनेगा। तो कोशिश करना कि मैचिंग होनी चाहिए सारी चीज़ों की आपस में। सर इसके लिए भी ये यही कि वही फेक सा डॉक्यूमेंट बना लें एवरेज जो देख लो। हाँ लगे ओरिजिनल। हाँ ओरिजिनल यार होगा, मत कहने का मकसद ये कि कमा तो वो रहे हैं ना, एक बेसिक देखो कमा वो रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल इतना सर। इशू नहीं है इसके अंदर आपको ना। ठीक। यार मुझे शुक्रिया बहुत। एक सेकंड दीजिएगा। सॉरी यार वो फॉरेन लाइफ है ना, तो दोस्त की कॉल आ गई कि कीमा बनाना है घर में क्या क्या चीज़ें कम है तो मैं लेता आऊँगा, तो इसलिए ये सीन था, इसके लिए सॉरी। वो पहले ही मुझे कॉलिंग कर रहा था, मैंने कहा चलो मैं उठा के पूछ लूँ क्या कहता है वो तो इसलिए चलें, I guess we have my way. Thank you so much for your कोई time. मसला You have नहीं है यार, explained फायदा होना everything. चाहिए आप लोगों का। दुआओं में याद रखिएगा और कोई भी हाँ क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आके आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इशू नहीं है। दुआओं में लाजमी हम दोनों को याद रखिएगा कि इतनी देर मैं बोला हूँ और मेरा तो गला भी खुश्क हो गया बोल बोल के। कोशिश मैंने की है मैं ऑनेस्ट आंसर्स दूं या अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखूं, क्योंकि मैं कंसल्टेंट तो हूँ नहीं। तो इसलिए मैंने फुल ट्राई की है। अल्लाह पाक बाकी रहम करे हम सब पे यार, अल्लाह खैर करेगा। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। कोई स्पेन आए तो लाजमी मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जितना मुझसे हो सका मैं आप लोगों की हेल्प आउट करूंगा लाजमी, फ्री ऑफ कास्ट। तो अगर आप लोगों का कोई स्पेन में नहीं है तो आप लोगों ने कंसीडर करना है कि मैं स्पेन में हूँ आप लोगों के लिए, तो डोंट वरी अबाउट दैट, मोस्ट वेलकम टू स्पेन। इंशाल्लाह। तो ठीक हो गया Thank you फिर, so much, everyone. Thank you कोई so मसला much. नहीं है यार, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया फिर, अल्लाह हाफिज़।